So, good morning to all of you. आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे रिएक्शंस इन मेटल कार्बोनेट। सब अपना माइक ऑफ रखें भाई, ठीक है। जब कोई डाउट होगा वहां पर आप पूछ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। यहाँ से हम रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। मेटल कार्बोनेट का आपको एक रिएक्शन बिल्कुल आपको दिख जाएगा आपके पेपर में। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे रिएक्शन इन मेटल कार्बोनेट में। सबसे पहले हम बात करेंगे डिसोसिएटिव मैकेनिज्म का। होता क्या है कि जनरली जो आपके मेटल कार्बोनेट्स होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, जिसे हम लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं। और ये जो आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो कौन कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड होता है, इनको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आज कवर करेंगे डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। ये लेक्चर आप सभी अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जितने भी एग्जांपल्स मैं यहाँ पर कराऊंगा उनको सबको अच्छे से समझना है और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। मैं बहुत सारे जो एग्जांपल्स हैं डिफरेंट बुक्स में उनको मैं यहाँ कलेक्ट करके आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जितने भी एग्जांपल्स मैं दिखाऊंगा आपको थोड़ा सा ध्यान से उसको पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे ऑब्जर्व हुआ, कैसे आप जो साइंटिस्ट हैं उनके माइंड में ये सब चीजें आई। तो ध्यान दीजिए कि आपका जो मैकेनिज्म होता है सब्स्टिट्यूशन का बाय PR3, एक फास्फिन आपका ट्रायल्किल फास्फिन था, उनमें जो है वो ट्रायल्किल फास्फिन का के द्वारा आपका जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं उनके CO को सब्स्टिट्यूट होते देखा गया, ठीक है। और यही जो है आपका बेसिस बना या आधार बना कि ऑर्गेनोमेटेलिक जो कंपाउंड होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, क्योंकि CO जो है मेटल कार्बोनेट्स का वो ट्रायल्किल फास्फिन से सब्स्टिट्यूट हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने टाइप से प्रोसीड हो सकता है। तो जनरली इसको बोला जाता है कि ये दो टाइप से आपके मैकेनिज्म फॉलो करता है। एक डिसोसिएटिव, जिसको मैं फर्दर आपको डी टर्म से इंट्रोड्यूस करूंगा, और फिर एसोसिएटिव, जिसको मैं आगे आपको ए टर्म से नोटिफाई करूंगा, ठीक है। तो मेनली इसको बोला जाता है कि ये डिसोसिएटिव और एसोसिएटिव मैकेनिज्म को ये फॉलो करते हैं, ठीक। इसके अलावा आपके कुछ इंटरचेंज डिसोसिएटिव, इंटरचेंज एसोसिएटिव, तो वो भी आपके एक प्रकार के डिसोसिएटिव और एसोसिएटिव ही है, ठीक है। इसलिए मेनली इसको क्या बोल दिया जाता है कि डिसोसिएटिव और एसोसिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू ये आपके ऑपरेट होते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसका बेसिस क्या है, कि कौन डिसोसिएटिव मैकेनिज्म शो करेंगे और कौन एसोसिएटिव मैकेनिज्म शो करेंगे, ठीक है। तो नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि डिसोसिएटिव मतलब जिसमें टूटना पहले होता होगा, एसोसिएटिव जिसमें जुड़ना पहले होता होगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें, इनका नामकरण ही हमको बहुत सारी चीजों को हमको डिस्क्राइब कर देता है कि इनके बीच होने क्या जा रहा है। तो डिसोसिएटिव मतलब शायद टूटता होगा पहले रेडिटरमाइनिंग स्टेट में, आपका जो है एसोसिएटिव में जुड़ता होगा। तो कौन लोग टूटना चाहेंगे और कौन लोग जुड़ना चाहेंगे। तो ऑब्वियसली अगर हम बात करें एसोसिएटिव की, जुड़ने के लिए बात करते हैं, तो मेटल कार्बोनेट जब बनता है ना, तो मेटल कार्बोनेट बनता है तो कार्बोनेट जो है मेटल के सराउंडिंग में आपके प्रेजेंट होते हैं। तो क्या सभी लोग जुड़ सकते हैं, कोई भी आएगा और वहां पर जुड़ जाएगा? तो एक क्राउडिंग, या फिर ये बोला जाता है कि कोऑर्डिनेटिंग सैचुरेशन, वो एक फैक्टर इफेक्ट कर सकता है कि 6 से ज्यादा लोग नहीं जुड़ना चाहेंगे, 7, 8, 9 ऐसे लोग थोड़ी कोई मेटल एकदम जोड़ के रख लेगा। तो एकदम से ज्यादा लोगों को भी वो जोड़ नहीं सकता, तो वहां पर टूटना फेवर होगा, क्योंकि जगह तो नहीं है, वो तो कोऑर्डिनेटली सैचुरेटेड है, तो वो जोड़ नहीं पाता। इसलिए वो जब रिएक्शन प्रोसीड करता है तो उसको पहले जगह खाली करना पड़ता है, तो वहां पर टूटना होगा। लेकिन जुड़ना कहां पर होगा? तो जुड़ना वहां पर होगा जहां पर किसी को टूटने की जरूरत ना पड़े। जैसे बोलते हैं कि अरे किसी को बाहर करने की जरूरत अभी नहीं है, पहले आप आओ तो सही, हमारे पास जगह है। तो ऐसे कंडीशन में वो एसोसिएटिव मैकेनिज्म शो कर सकता है। तो डिसोसिएटिव कौन लोग देंगे, एसोसिएटिव कौन लोग देंगे, उनको हम थोड़ा सा समझते हैं। तो ध्यान दीजिए, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में आपका जो है
CO जो है कार्बोनिल, जो मेटल कार्बोनिल का CO जो है सबसे पहले डिसोसिएट होता है और एक वैकेंट साइट क्रिएट करता है। ऑब्वियसली पहले जगह छोड़ेगा तो इसका जगह खाली हो जाएगा और वहीं पर जो आपका ये PR3 जो होता है, जो सब्स्टिट्यूट करता है CO को, वो फिर नेक्स्ट स्टेप में वहां पर बाइंड होता है खाली जगह में। ठीक है क्या? अब बात करें अगर एसोसिएटिव की, तो एसोसिएटिव मैकेनिज्म में पहले CO नहीं निकलता, पहले ही PR3 जो है जुड़ जाता है और जब PR3 जुड़ जाता है उसके बाद फिर जो है CO बाहर जाता है। तो अगर देखें तो इसमें पहले ये CO को बाहर होना पड़ रहा है, इसमें PR3 पहले जुड़ जा रहा है फिर बाद में CO निकल रहा है, तो इसलिए इसको एसोसिएटिव मैकेनिज्म बोला गया और इसको डिसोसिएटिव मैकेनिज्म बोला गया। समझ आया क्या? अब मैं यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगा जो पहले कर रहा था। पहले भी हम बात कर चुके हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल का क्या रोल है मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में। तो बोला जाता है कि जो EN और 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं वो स्टेबल होते हैं। तो अगर कोई स्टेबल है फिर भी अगर उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना है तो ऑब्वियसली वहां पर जो है एसोसिएशन से पहले डिसोसिएशन होगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है, 18 इलेक्ट्रॉन उसके पास है और ये अगर वो कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड है, मतलब जगह नहीं है, वो हेक्सा कोऑर्डिनेटेड पहले से है, तो वहां पर उसको जगह खाली करना पड़ेगा और जगह खाली करना पड़ेगा तो कौन से वो लोग हैं जो इनको जगह खाली करने की जरूरत पड़ेगी? तो सिंपल सा बात है, ये जो आपका डिसोसिएटिव मैकेनिज्म है वो 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स जो होते हैं आपके, जिनका वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन पहले से भरा होता है, उनमें ये टेंडेंसी होती है कि वो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड करते हैं। समझ आ रहा है क्या? क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका जो है जो इंटरमीडिएट ऑब्जर्व किया गया, डिटेक्ट किया गया इस डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में, वो एक ऐसा इंटरमीडिएट था जिसमें 16 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल में और एक CO क्या हो गया था वहां पर, कम हो गया था। समझ आया क्या भाई? अगर बात करें एसोसिएटिव मैकेनिज्म की, तो एसोसिएटिव मैकेनिज्म किसकी प्रॉपर्टी होती है? वो होती है आपकी 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, जैसे कि आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, वहां पर आपका कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेशन पाया जाता है, मतलब किसी के जुड़ने के लिए जगह भी होती है क्योंकि चार कोऑर्डिनेशन ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट होते हैं, पांचवा छठवा भी कई ज्यादातर उनमें कमी रहती है। तो वो ऐसे लोग 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं। तो उनमें क्या देखा गया, जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई तो वहां पर ये जो आपके लिगेंड जो सब्स्टिट्यूट करने आ रहे थे वो पहले जुड़ गए, उसके बाद जो इंटरमीडिएट बना, वो इंटरमीडिएट जो डिटेक्ट किया गया वो 18 इलेक्ट्रॉन का था। तो ऑब्वियसली जब इंटरमीडिएट 16 से 18 वहां पर डिटेक्ट हो रहा है, मतलब वहां पर पहले कोई जुड़ा है। ठीक है, तो ये होता है आपका एसोसिएटिव मैकेनिज्म। क्लियर है भाई? अब बात अगर आप ध्यान देंगे तो हम ना इसको थोड़ा सा ऐसे लग रहा होगा कि क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सभी चीजें हम एक्चुअली पढ़ चुके हैं। इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बचपन से हमको पढ़ाया जाता है SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ भी तो हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बात कर रहे हैं। SN1 में क्या होता है कोई बताएगा क्या? तो आप लोग देखे होंगे कि SN1 में ना आपका जैसे कि ये कोई RX है तो पहले स्टेप में बोला जाता है कार्बोकेटायन बनता है, पहले डिसोसिएट होता है SN1 में, देन एसोसिएशन। बिल्कुल। तो यहाँ पर देखो ये R से R प्लस बना, तो पहले डिसोसिएट होता है, वहां पर एक कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है। वैसे ही अगर बात करूं SN2 में, तो SN2 में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो होता है लेकिन X के निकलने से पहले कोई न्यूक्लियोफाइल जो है
आके यहाँ पर अटैक करता है और यहाँ पर ये ऐसे ट्रांजिशन स्टेट बनाते हुए जुड़ जाता है R के साथ। तो ये आप सभी इतना सब जानते हैं क्या, इसमें पार्शियली पॉजिटिव, इसमें पार्शियली निगेटिव, ऐसे वाला चार्ज बन जाता है। अरे तो क्या हुआ जब ना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो आपकी जनरली ऑर्गेनोमेटेरिक केमिस्ट्री में जब कोई डिस्कस कर रहा होगा, तो मैं SN1 बोल दूंगा, SN2 बोल दूंगा, तो भाई मेरा क्या होगा, मेरे को भी तो अपना नाम जमाना है। क्या पता ये सोच के वो SN1 वाले को, जो ऑर्गेनिक में जिसको SN1 बोलते हैं, उसको वो इनऑर्गेनिक में क्या बोल दीजिए, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। और वैसे ही जिसको SN2 बोलते हैं ऑर्गेनिक में, उसको हम यहाँ इनऑर्गेनिक में क्या बोल देते हैं ऑर्गेनोमेटेरिक केमिस्ट्री के लिए, एसोसिएशन मैकेनिज्म। समझ आया क्या? क्यों? क्योंकि यहाँ भी देखो, इसमें पहले जो है CO बाहर निकल रहा है। हाँ, जो इंटरमीडिएट क्रिएट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो इंटरमीडिएट यहाँ पर नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत। लेकिन आपका जो बेसिक फिनोमिना है कंप्लीटली डिसोसिएटिव जो है SN1 टाइप का है, और आपका एसोसिएटिव SN2 टाइप का एनालॉगस है। क्लियर है क्या भाई? तो देखो, डिसोसिएशन पाथ इज एनालॉगस टू द SN1 पाथ इन ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि SN1 होता है ऑर्गेनिक में, वैसे ही डिसोसिएशन होता है ऑर्गेनोमेटेरिक केमिस्ट्री में। वैसे ही एसोसिएशन जो पाथ होती है या मैकेनिज्म होती है, दैट इज एनालॉगस टू द SN2 पाथ इन ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूशन। चलिए अब बात करता हूं मैं इंपॉर्टेंट काइनेटिक ऑफ डिसोसिएशन मैकेनिज्म, डी मैकेनिज्म, दैट इज डिसोसिएशन मैकेनिज्म। और यहां पर आपको ध्यान ये देना है कि जब SN1 मैकेनिज्म हम डिस्कस करते हैं, तो वो वन टर्म तो इसीलिए ही आता था, ठीक है, पता है क्या भी सबको, कि वो SN1 का वन टर्म इसीलिए आता था क्योंकि वो यूनिमॉलिक्यूलर काइनेटिक को फॉलो करता था। वैसे ही डिसोसिएशन के जैसे अगर SN1 है, तो फिर वो भी यूनिमॉलिक्यूलर होना चाहिए, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करना चाहिए। तो ऑब्वियसली डिसोसिएशन मैकेनिज्म भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर जब काइनेटिक को वो फॉलो करता है, तो उनका मैकेनिज्म क्या होता है और कैसे वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, इसके लिए जो आपका रेट इक्वेशन, जो रेट लॉ प्रोड्यूस किया जाता है, वो आपका रेट इज इक्वल टू K1 MCOLN, और ये LN जो है आपका जो है नंबर ऑफ लिगेंड्स होंगे, कौन कौन से लिगेंड्स हैं, और यहाँ पर ये CO जो है वो रिप्लेस हो रहा है। तो ये जो जब रिएक्शन होती है ना, तो ये जो है सिर्फ कॉम्प्लेक्स के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जो स्लो स्टेप होता है जिसमें डिसोसिएशन होता है, वही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। दैट इज आपका जो रेट है वो सिर्फ मेटल कॉम्प्लेक्स के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, वो जो है इनकमिंग लिगेंड के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। यहाँ पर देखो, एक मैकेनिज्म मैं यहाँ पर दिखाया हूँ आपको। पहले स्टेप में ये जो CO जो है वो डिसोसिएट हो करके फॉरवर्ड रिएक्शन से वो LNM, और यहाँ पर ये क्या बना दिया, ये जो है ना वैकेंट साइट है, उसका जगह देखो खाली हो गया। ये क्या है आपका वैकेंट साइट है, तो जगह खाली हो गया, और इसी जगह में ना ये वाला जो आपका स्टेप है ये स्लो स्टेप कहलाता है, और नेक्स्ट वाला जो स्टेप है आपका फास्ट स्टेप से ये जो आपका L प्राइम है, जो आपका इनकमिंग लिगेंड है, वो यहाँ पर आपका जुड़ जाता है, और ये आपका LNM L प्राइम, दैट इज अगर मैं उस पूरे ओवरऑल रिएक्शन को देखूं तो इंटरमीडिएट अगर मैं बात करूं तो ये तो कोई इंटरमीडिएट है, क्योंकि तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट तो मिला क्या है, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला है, सिर्फ CO के जगह में एक दूसरा लिगेंड आकर के जुड़ गया। तो जब कोई किसी के जगह पर आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। क्यों? ना तो
आपका सिर्फ वहां पर एडिशन हुआ है, ना तो वहां पर सिर्फ एलिमिनेशन हुआ है, एक का जगह दूसरा लिया है, तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब अगर आप ध्यान यहाँ पर दे रहे होंगे तो यहाँ पर आपको कभी वो इस मैकेनिज्म को दे करके आपको ये पूछ लेगा कि इसका रेट इक्वेशन क्या होगा बताओ, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको जो रेट लॉ, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड, इक्विलिब्रियम मेथड, अगर ये जो है आपका पूछ लेता है तो ये दोनों मेथड अप्लाई करके आप रेट लॉ निकाल सकते हैं उस रिएक्शन का। अब बात ये आती है, मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर वहां पर अगर ऐसा सिनेरियो बने कि कौन सा आपको मेथड अप्लाई करना है, तो आप ऐसे अप्लाई करो, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में पूछता है कि वहां पर आपको इक्विलिब्रियम मेथड से अप्लाई करना था, तो आपको ये जो एसएसए से जो आपका रेट लॉ निकलता है, उसमें इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपको करना कुछ नहीं है। इक्विलिब्रियम जब एग्जिस्ट करता है ना, तो आपको ये बोलना है कि K इनवर्स 1 इज ग्रेटर देन K2। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम तभी आएगा जब इधर K2 तरफ ना जाकर के ये K इनवर्स दैट इज बैकवर्ड रिएक्शन में चले जाए। तो K इनवर्स 1 जो रेट कांस्टेंट होगा या बैकवर्ड रिएक्शन का जो आपका रेट होगा, वो आपका ग्रेटर देन आपका क्या होगा, सेकेंड स्टेप। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इक्विलिब्रियम मेथड जब बोलेगा तो आपको जो रेट कांस्टेंट है जो बैकवर्ड रिएक्शन के, उसको ग्रेटर देन बोल देना है आपके उसके नेक्स्ट स्टेप से। तो अगर ये बड़ा होगा तो वहां पर K2 टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, और K2 टर्म जब एलिमिनेट हो जाएगा तो यहाँ पर K इनवर्स 1 और ये आपका एल इनकमिंग लिगेंड LNMCO, ये सभी चीजें होंगी। तो कहने का मतलब आप यहाँ से एक अलग ऑर्डर निकालेंगे। लेकिन होता क्या है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, जो ऑर्गेनिक मेटल के जो आपके मेटल कार्बोनेट्स होते हैं, वो जो है उन वहां पर ये जो आपका K2 है वो ग्रेटर देन होता है K इनवर्स के, दैट इज K2 फास्ट है आपके K इनवर्स 1 से, तो ये वाला टर्म आपका एलिमिनेट हो जाएगा। और जब ये वाला टर्म एलिमिनेट हो जाता है, दैट इज CO का कंसंट्रेशन वो जो है इफेक्ट नहीं कर पा रहा है इस रिएक्शन के रेट को, तो ये वाला टर्म आपका निगलेक्ट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पर K2 और L प्राइम बचेगा, तो L प्राइम से L प्राइम कट गया, K2 से K2 कट गया, तो फाइनली आपका रेट लॉ जो है आपको क्या निकल के आता है, रेट इज इक्वल टू K1 LNMCO। तो ये बोला जाता है कि डिसोसिएटिव मैकेनिज्म follows first order kinetics, and the rate of dissociative mechanism depends on the concentration of metal complex। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। देखिए इन्हीं सब चीजों को मैं यहाँ पर लिख दिया हूं। इफ K इनवर्स 1 इज स्मॉलर देन K1, ठीक है, द ओवरऑल रेट इज इंटायरली कंट्रोल्ड बाय रेट एट विच लिविंग लिगेंड डिसोसिएट्स। मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पर बैकवर्ड रिएक्शन बहुत स्लो है, दैट इज वो ऑब्वियसली पीछे नहीं आना चाहता, वो आगे बढ़ना चाहता है। और अगर मैं कंपेयर करूं K1 और K2 को, तो ये पहला स्टेप स्लो है, पहले भी बोल चुका हूं, तो ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर कौन सा लिगेंड जो है वो आपका डिसोसिएट होगा। क्यों? क्योंकि कार्बोनिल तो है, क्या पता और कार्बोनिल हो, ठीक है, और यहाँ पर और डिफरेंट लिगेंड हो। इन्हीं सब चीजों को मैं आगे लेक्चर में फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग में आपको डिस्कस करूंगा। तो ध्यान देना कि वो CO पहले रिमूव होगा जो आपका वीक बॉन्डिंग होगा जिनके बीच। ऑब्वियसली भाई अगर टूटना है तो कौन टूटेगा? जिनके बीच आपका वीक बॉन्डिंग है वो टूटेगा। और हमको आगे यही तो पढ़ना है कि कब कौन सा लिगेंड जो है वीक होगा, दैट इज किसका वहां पर सब्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, और वही सब तो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो लिगेंड दैट्स बाइंड लेस वेल टू द मेटल dissociates
फास्टर देन डज CO। क्लियर है? तो कौन सा लिगेंड जहां वहां पर सब्स्टिट्यूट होगा वो डिपेंड करेगा कि मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्डिंग कैसा है। वीकर द बॉन्ड, फास्टर द डिसोसिएशन। ठीक है, देखो अगर बात करें फॉर एग्जांपल, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं क्रोमियम का कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स का, इसमें एल है। एल जो है यहाँ पर देखना चाहते हैं कि अगर एल अगर हम वेरी करते हैं कि कभी हम फास्फीन ले लिए तो कभी और कुछ ले लिए, तो कौन सा ऑर्डर आपका यहाँ पर फॉलो करेगा। ठीक है, देखिए देखो यहाँ पर अगर एल जो है CO और आपका PH3S ट्राइफेनिल आर्सेनिक और पायराडीन है, तो लिगेंड जब पायराडीन होगा तो वहां पर that is shows faster rate of substitution of L। समझ आ रहा है क्या भाई? क्यों? क्योंकि पायराडीन और कार्बोनिल में पायराडीन और मेटल के बीच जो आपकी बॉन्डिंग होगी वो एज कंपेयर टू आर्सेनिक और मेटल कार्बोनिल वीक होगी। वैसे ही आर्सेनिक का जो मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स होगा या बॉन्डिंग होगी वो कार्बोनिल की जितनी बॉन्डिंग होती है उससे कम होगी। तो बॉन्ड वीक होने के कारण इसका सब्स्टिट्यूशन इस ऑर्डर में वेरी करेगा। अगर कार्बोनिल है, ट्राइफेनिल आर्सेनिक है, पायराडीन है, तो पायराडीन जो है आपका सबसे पहले क्या होगा, वो सब्स्टिट्यूट होगा। अब बात ये है इन सभी चीजों को आप कहाँ पढ़ते हैं? ट्रांस इफेक्ट जो पढ़ते होगा ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स, तो वहां पर इतना आपका ट्रांस इफेक्ट ये वर्ड आता है कि वहां पर हमको ऐसा लगता है ट्रांस इफेक्ट मतलब इसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा शो हो रहा है तो इसका सामने वाला जो है आपका जो है पहले रिमूव हो जाएगा। तो हम क्या सोचते हैं, अरे इसका सिर्फ ट्रांस इफेक्ट बोल दिए हैं तो ट्रांस इफेक्ट के कारण हो रहा है। अरे हमको ट्रांस इफेक्ट को समझना है कि एक्चुअली ट्रांस इफेक्ट होता क्या है। ट्रांस इफेक्ट में जो उसका ट्रांस वाला जो आपका मतलब लिगेंड होता है वो इतना अच्छा बाइंड हो जाता है उस ऑर्बिटल के साथ। मैं आगे बताऊंगा इसको, क्योंकि यहाँ सब चीज डिस्कस करूंगा तो आपका थोड़ा सा लेक्चर जो है लेंदी हो जाएगा और ऐसे भी यहाँ पर थोड़ा सा लंबा जाएगा क्लास ये। तो यहाँ पर देखो, ठीक है, ये जो है एक ऑर्बिटल होती है मेटल की बॉन्डिंग के लिए, तो उसके तो दो लोग होते हैं ना, और ट्रांस मतलब भी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो यहाँ पर यहाँ कोई जुड़ने आता है, यहाँ कोई जुड़ने आता है, तो ऑर्बिटल देखो यहाँ पर कोई अच्छे से जुड़ जाएगा, पूरा यहीं पर अच्छे से जुड़ गया तो इसकी इधर वाली भागीदारी कम हो गई, और जब इधर वाली भागीदारी कम हुई तो ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, वीक हो गया, और ये वाला बॉन्ड वीक होगा तो ऑब्वियसली कौन टूटेगा, यही वाला टूटेगा। और हम क्या बोलते हैं, इसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है तो ये जो है ज्यादा इस अपने सामने वाले को सब्स्टिट्यूट कर देगा। भैया ये ट्रांस इफेक्ट का मतलब ही क्या होता है कि इसका जो है बॉन्डिंग बहुत अच्छे तरीके से होता है यहाँ पर। तो मेटल जो है इधर ध्यान देता है बॉन्डिंग में, इधर पीछे तरफ अपना ध्यान नहीं देता, तो फिर ये वाला बॉन्ड वीक हो जाता है और ये वाला सब्स्टिट्यूट होता है। आई होप कि आपको क्लियर होगा ये सभी चीजें, कॉन्सेप्ट आगे बहुत बार ये भी डिस्कस करने जा रहा हूं इसको। ठीक है, डिस्टॉर्शन ऑफ द D6Ml5 इंटरमीडिएट्स, आपको समझना है इन चीजों को। यहाँ पर थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं। देखो यहाँ पर एक लिगेंड है, सपोज मैं यहाँ पर ये जो L प्राइम है इसके ट्रांस वाले को मैं रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि डिसोसिएशन जब होता है तो एक लिगेंड जो है रिमूव होता है, ये हो गया। और यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट दिखाए हैं कि यहाँ पर टुवर्ड्स द व्यूअर और ये आपके एक्स वाई प्लेन है, और ये जो आपका डेस वाला है वो अवे फ्रॉम द व्यूअर है। तो ये जो एजिटी जैसे ये निकलेगा तो आपको ध्यान देना है कि ये दो तरह से आपका जो है, दो नहीं आप मैं बोलूँगा तीन तरह से आपका इंटरमीडिएट बना सकता है। एक जियोमेट्री होगी स्क्वायर पायरामिडल, ये स्क्वायर प्लेनर नहीं है ना, ये स्क्वायर पायरामिडल है। और यहाँ पर एक होगा जब ये ट्राइगोनल बाई पायरामिडल जियोमेट्री रखेगा।
और एक है डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपैरामिडल। ये 3 ज्योमेट्री ये रख सकता है, हमको ध्यान ये देना है कि कौन सा ज्योमेट्री बनेगा। क्यों? क्योंकि अभी जो आपका क्वेश्चन पूछता है CSIR वो तो अभी सिर्फ रिएक्शन पूछ रहे हैं, क्योंकि अभी भी रिएक्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। जब वो क्वेश्चन यहाँ से वो और आगे एक्सटेंड करेगा तो ये पूछेगा कि मेरा फलाना जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है, तो बताओ वो कौन सा इंटरमीडिएट एग्जिस्ट करता है, दैट इज वहां पर कौन सा इंटरमीडिएट का ज्योमेट्री वाला इंटरमीडिएट वहां पर बन रहा है। तो सबसे पहले इसके लिए हमको इसका जो है डिस्टॉर्टेड कंडीशन में, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो डिस्टॉर्शन हो रहा है इस D6Ml5 इंटरमीडिएट का आफ्टर द डिसोसिएशन ऑफ D6Ml6, मतलब पहले वो कॉम्प्लेक्स क्या था, D6 मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D6 था और आपका 6 कोऑर्डिनेटेड लिगेंड था। तो एक डिसोसिएट होगा तो वो D5Ml5 इंटरमीडिएट में वो कन्वर्ट हो जाएगा। D6 मतलब यहाँ पर मैं 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर फिल करके आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखो हमको समझना है, ये जो है आपका स्क्वायर पैरामिडल का, ये आपका एक क्रिस्टल फील्ड के बेस पे जो आपका स्प्लिटिंग होता है ऑर्बिटल का, और जॉन टेलर डिस्टॉर्शन वगैरह दुनिया भर का जो आप पढ़ते हो उसका, कि जब जेड आउट होगा जेड इन होगा तो कौन सा आपका ये अरेंजमेंट होगा ऑर्बिटल्स का, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ये आपका मेंशन हुआ है। तो dx जेड और dy जेड ये स्क्वायर पैरामिडल के लिए आपका जो ऑर्बिटल व्यू है उसको मेंशन किया गया है। और ये आपका राइट साइड वाला डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की है और ये बीच वाला जो है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का है। 6 इलेक्ट्रॉन D6 के लिए हम यहाँ पर काउंट कर रहे हैं। तो ध्यान देना D6 जो हो रहा है तो 6 इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो यहाँ पर ये आपका dxz और yz ये तो क्या है आपके डी जनरेट है, तो एक इलेक्ट्रॉन पहले फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, 4 इलेक्ट्रॉन भर गए। 5वां इलेक्ट्रॉन dxy में, 6वां इलेक्ट्रॉन फिर से उसी में। तो यहाँ पर सभी जो है पेयर्ड हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ राइट साइड तो dxz और dyz में जब डिस्टॉर्शन हो जाता है तो ये ग्राउंड लेवल वाला तो ऑर्बिटल वही 6, 2 और 2 4 तो यहाँ भर गए, लेकिन ये जो dxy2 था ऊपर जो था वो dx2y2 यहाँ पर नीचे आ गया और dxy ऊपर चला गया। तो इस कंडीशन में आपका जो है एनर्जी बस में चेंजेस आया है, ऊपर और नीचे dxy ऊपर चला गया और dx2y2 नीचे आ गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन का फील अभी भी वही हुआ 2 2 4 और 2 6। लेकिन जब ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है तो वहां पर इसकी जो आपका जो अरेंजमेंट है ऑर्बिटल्स की, वहां पर ये जो है dx2y2 और dxy दोनों डिजनरेट हो जाते हैं। और जब दोनों डिजनरेट हो जाते हैं तो जब इलेक्ट्रॉन भरा जाता है तो 2 1 2 3 4 तो हुंड के अकॉर्डिंग ही भर रहा हूं मैं, तो 4 तो यहाँ भर गए। 5वां जो है आपका एक ऑर्बिटल में जाएगा, अरे डिजनरेट मतलब समझते हो क्या, कि दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी, तो 5वां यहाँ जाएगा तो 6वां यहाँ जाएगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन भरने पर जब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में हम 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो वहां पर आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनपेयर्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अनपेयर्ड। और जब अनपेयर्ड हो जाते हैं तो आपको ध्यान ये देना है कि these conditions are less stable than both the square pyramidal and trigonal bipyramidal, क्योंकि इन दोनों कंडीशन में जब D6 सिस्टम है तो वहां पर ये जो है आपका फील्ड इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं, लेकिन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जो है अनफील्ड या फिर आप ये बोल दीजिए कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि जब ऐसा हो कि एक D6 मेटल कार्बोनिल Ml6 जो है कॉम्प्लेक्स पर डिसोसिएटिव मैकेनिज्म करता है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनने की टेंडेंसी बहुत कम होती है, बल्कि वो क्या कर सकता है, स्क्वायर पैरामिडल और डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनने की टेंडेंसी रखता है।
किसी दिन आएगा, आज नहीं तो 4 साल बाद आएगा जब क्वेश्चन, तो ये 4 नंबर में आपको दिखेगा। ठीक है भाई। अब बात करते हैं कि कौन कब सी ज्योमेट्री कब स्क्वायर पिरामिडल होगी और कब डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी। तो ध्यान देना है कि प्योर जो था आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है जिसमें लिगेंड मेटल लिगेंड 120 डिग्री का आपका एंगल हो। अरे यही वाला तो होगा जब ये आपके लिगेंड जो आपके कंप्लीट लाइन में दिख रहे हैं वो आपके प्लेन में है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर रख रहे हैं, और ये आपका एल एक ऊपर और एक नीचे, दैट इज ट्राइगोनल पिरामिडल बाइपिरामिडल। तो ये इनके बीच एंगल आपका क्या है, लिगेंड मेटल लिगेंड के बीच 120 डिग्री ट्राइगोनल है। तो उस कंडीशन में ये लीस्ट स्टेबल ज्योमेट्री बनाता है। और अगर आगे बात करें तो देखो जब डिस्टॉर्शन होता है, डिस्टॉर्शन अगर दैट इज डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आपका जब जहां पर लिगेंड मेटल लिगेंड के बीच का जो आपका एंगल होता है वो 75 डिग्री आपका हो जाता है, तो वहां पर ये कंडीशन तब आता है जब एल प्राइम इज अ पाई डोनर। इफेक्ट किसका पड़ा देखो, क्योंकि सामने इसका लिगेंड निकला है, एल प्राइम के सामने वाला लिगेंड यहाँ पर निकला है, एल प्राइम के सामने वाला लिगेंड निकला है। तो एल प्राइम कैसा होगा वो डिपेंड कर रहा है कि इसकी ज्योमेट्री क्या क्या रखेगी। तो जब एल प्राइम जो है पाई डोनर होगा तो आपका डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आपका क्या होगा, वो एग्जिस्ट करेगा, इंटरमीडिएट जो है। लेकिन अगर यही जो है हाई ट्रांस इफेक्ट दिखाए एकदम हाई वाला, तो जैसे कि ये लिगेंड मेटल आपका जो है वो आपका लिगेंड मेटल लिगेंड जो है उनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। देखो यहाँ पर 180 डिग्री। तो ये होगा कब, जब एल प्राइम इज अ हाई ट्रांस इफेक्ट लिगेंड, जब बहुत ज्यादा इसका ट्रांस इफेक्ट लिगेंड होगा, दैट इज लिगेंड एल प्राइम और मेटल के बीच काफी ज्यादा बैक बॉन्डिंग हो, तो वहां पर उसका ट्रांस इफेक्ट काफी अच्छा होगा। और उस कंडीशन में ये जो आपका इंटरमीडिएट बनेगा वो स्क्वायर पिरामिडल बनेगा। और अगर वो सिर्फ पाई डोनर है, उतना अच्छा ट्रांस इफेक्ट शो नहीं कर रहा है, तो उसमें जो है डिस्टॉर्शन पाया जा रहा है। अगर मैं समझने के लिए आपको ये बोलूं कि भाई अगर यहाँ पर लिगेंड एल प्राइम और मेटल के बीच अगर अच्छी बॉन्डिंग है, तो इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि वो उसी कंडीशन में आपको बांधे रख रहा है। ठीक है, और आपको इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आगे इसके बाद आपकी इसके स्टेरियो केमिस्ट्री और इसके इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में बताऊंगा कि कब आपको जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन के साथ मिलेगा, कब वो जो है इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन के साथ मिलेगा। क्योंकि हम SN1 और SN2 में हम इन चीजों को पढ़ते हैं कि SN1 रिएक्शन में क्या इन्वर्जन होता है, क्या SN2 में आपका इन्वर्जन होता है या रिटेंशन होता है। ठीक है, तो वैसे ही हम यहाँ पर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतना समझ आया क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आगे बढ़ू, आवाज आ रही है सर इलेक्ट्रॉन फील्ड कैसे हुआ थोड़ा बताएंगे क्या? ये इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन जो है आपका एनर्जी के अकॉर्डिंग ही फील हो रहा है। जो आपकी, एक सेकेंड मैं इसको सबको मिटा रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू एनर्जी, जो हुंड पाउली और दुनिया भर के जो रूल है ना इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए, जो आपका एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वैसे ही आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखना है कि dxz और dyz की जो एनर्जी लेवल है वो डी जनरेट है, दोनों की एनर्जी सेम है। तो पहला इलेक्ट्रॉन देखो D6 सिस्टम में मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 6 इलेक्ट्रॉन को आपको भरना है। तो आपका dxz में पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये पहला है। उसके बाद ये वाला जो है दूसरा है, किसमें जाएगा, dyz में। तीसरा फिर से रिपीट होगा, उसको फुलफिल करेगा तभी तो आगे बढ़ेगा, तो ये वाला तीसरा है। और ये अपोजिट साइन वाला एंटी क्लॉकवाइज वाला चौथा है। ये तो चार, एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन भर सकता है, तो 2 ऑर्बिटल सेम एनर्जी के 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए। फिर dxy की बारी आएगी क्योंकि एनर्जी उसके बाद उसी का है, तो ये आपका 5वां इलेक्ट्रॉन है, ये आपका 6वां इलेक्ट्रॉन है। तो
तीनों ही कंडीशन में आपका dxz और dyz जो है आपका क्या है, डीजनरेट है, तो चार चार इलेक्ट्रॉन तो सेम भरे जाएंगे। दिक्कत कहाँ आ रही है, अब ये जो dxy में यहाँ इलेक्ट्रॉन भरा था वो अब dxy और dx2y2 में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। dxy देखो खाली हो गया, क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी बढ़ गई। कब? जब डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बना। समझ आया क्या? अरे तो इसको याद रखो ना, इसकी आपकी ऑर्बिटल याद रख लो कि इसका क्या ऑर्बिटल है। दोनों देखो dx2 dxz yz और dxy और dxy2, तो मैं तो ऐसे याद कर लूंगा। अरे देखो जिसमें z है, z वाला डीजनरेट बना रहा है, उसके बाद जिसमें y है xy, वो वाले डीजनरेट बना रहे हैं, ये लो। तो ये बीच वाला याद कर लो। फिर आपको क्या रखना है, स्क्वायर पिरामिडल में ना x2y2 ऊपर चले जाता है, तो डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में x2y2 नीचे चले जाता है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। दिक्कत क्या है? दिक्कत है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों x2y2 और xy जो है, दोनों की जो आपकी डीजनरेसी है वो सेम है। आई मीन वो दोनों डीजनरेट हैं, उनकी एनर्जी सेम है। तो पांचवा इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिटल में जाएगा, तो छठवां इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे ऑर्बिटल में जाएगा। अब इनमें पेयरिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, छह ही तो इलेक्ट्रॉन थे, सातवां आठवां आएगा तो पेयरिंग करेगा। समझ आया क्या? तो ऐसे इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। सर यस सर सर। एक क्वेश्चन, क्या चीज? सर स्क्वायर पिरामिडल में जो, सर स्क्वायर पिरामिडल में जो सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन है वो dx2 माइनस y2 में क्यों नहीं गया? मतलब लो स्पिन क्यों लिया उसको? अरे तो एनर्जी क्या बोलता है वो, जो आपका ऑर्बिटल आपको इलेक्ट्रॉन भरना आता है कि नहीं, कि अगर ये आपका p ऑर्बिटल है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला इसमें जाएगा, दूसरा इसमें जाएगा, तीसरा इसमें जाएगा। अब इनको बिना पेयर्ड किए वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। बढ़ सकता है क्या? नहीं बढ़ सकता। क्यों? क्योंकि जब तक आपका कोई सबसेल कंप्लीट फील्ड नहीं हो जाएगा, आगे आप नहीं बढ़ोगे। ठीक है, तो पांचवा चौथा यहाँ पर आएगा, पांचवा यहाँ पर आएगा और छठवा यहाँ पर आएगा। समझे? सर मतलब लो स्पिन कैसे लेके चलेंगे क्या? लो स्पिन तरीके से फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन? अरे लो मतलब स्पिन, पहले लोअर एनर्जी स्टेट फिर अपर हायर एनर्जी स्टेट। आप क्या करना, लिगेंड का इफेक्ट सुनो, आप ना पहले 11वीं का बुक उठाना और उसमें हुंड का रूल, पाउली का रूल की एनर्जी क्या होता है, क्या दुनिया में, पाउली, हुंड और आप, इन तीनों को एक बार आप रीड करो, उसको थोड़ा सा रिकॉल करो कि ये तीनों का एक दूसरे में क्या रिलेशन है और इलेक्ट्रॉन फिल करने में इनका क्या रोल है। और जो समझ आएगा जितना आपको, वही एटॉमिक ऑर्बिटल में, वो आप पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी अप्लाई कर देना। एक्चुअली क्या होता है, जब तक कोई ऑर्बिटल किसी लोअर एनर्जी की कंप्लीट फिल नहीं होगी, अब आगे कैसे बढ़ोगे? जैसे कि अभी आप यहाँ पर एक सब तीन तीन ऑर्बिटल है, एक, अब 6 ऑर्बिटल को जब भरना है आपको, तो दूसरा यहाँ नहीं भर सकते। क्यों नहीं भर सकते? क्योंकि समान एनर्जी के जो आपकी ऑर्बिटल्स होते हैं, उनमें सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, तभी पेयरिंग होगा। और अगर सभी में आपका हाफ फील्ड हो गए, तो आपका जब तक वो पेयरिंग नहीं करेगा कंप्लीट, आगे आपके दूसरे हाई एनर्जी वाले सबसेल में वो इलेक्ट्रॉन इंटर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है यार, इसके लिए आपको हुंस पाउली नहीं सर, मतलब पेयरिंग का पूछ रहा हूँ सर। जैसे मान लो कि लोअर स्टेट में तो जाएगा इलेक्ट्रॉन पहले, मतलब सिंगल सिंगल तो भरेंगे है ना। मतलब जब पेयरिंग होगा, जब हुंड अप्लाई करेंगे, तो वो dx2 माइनस y2 में इंटर क्यों नहीं किया वो? मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन अपन ऐसा भी तो भर सकते थे, dxz dyz में सिंगल सिंगल पहले, फिर थर्ड dxy में, फिर फोर्थ dx2 माइनस y2 में, फिफ्थ dz स्क्वायर में, देन फिर लोअर एनर्जी स्टेट में आता पेयरिंग। ना 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 ना, पहले सबसे पहले तो आपको लोअर एनर्जी को भरना है। इसके लिए क्या होता है, जब आप ना वो क्या पढ़ते हैं, स्प्लिटिंग, जब आप क्रिस्टल की थ्योरी पढ़ते हैं, वही पूछ रहा हूँ सर, ये लो स्पिन वाला ही केस है क्या? ओके, अब ये पूछ रहे हो कि वो डेल एसपी इज ग्रेटर डेल एसपी, पेयर एनर्जी ऐसे करके पेयरिंग एनर्जी, तो ये ऐसा अगर पूछ रहे हो तो वो अलग चीज है कि देखो भाई कि यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी जो है
वो कम होती है एज कम्पेयर टू डेल एस, मतलब यहाँ पर आपको आगे लेवल में जाने के लिए। हाँ, अगर ये पूछ रहे हो तो अलग चीज है। ठीक, हाँ, यहाँ पर की एनर्जी गैप ज्यादा है इसलिए पहले यहाँ पर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ, तो ये था आपका इलेक्ट्रॉन का वो करना। मेरा मतलब क्या था कि ये वाला जो है आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखा है, दैट इज दिस कंडीशन इज लेस स्टेबल देन अदर टू कंडीशंस। समझ आया क्या? इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लेस स्टेबल, लीस्ट स्टेबल जियोमेट्री। कोई दिक्कत? चलो नो सर। आगे बढ़ते हैं। स्टेरियोकेमिस्ट्री एंड ट्रांस इफेक्ट। तो इसमें क्या है, तो देखो स्टेरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, थोड़ा सा ध्यान देना। ये एल प्राइम के रेस्पेक्ट में मैं बताऊंगा, क्योंकि देखो सबको सेम रखा हूं, मैं एल प्राइम को वेरी करूंगा। अगर ये एल प्राइम जो है हाई ट्रांस इफेक्ट दिखाएगा, और हाई ट्रांस इफेक्ट मतलब इनके बीच लिगेंड एल प्राइम और मेटल के बीच इतना ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगा कि ये वाला बॉन्ड है ना वो आपका वीक हो जाता है। क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। और जब ऐसा होता है, जब हाई आपका जो है ट्रांस इफेक्ट शो करता है ये, तो उस कंडीशन में इसका जो है इंटरमीडिएट जो बनता है स्टेबल इंटरमीडिएट, वो स्क्वायर पैरामिडल या फिर एसपी जियोमेट्री, जिसको शॉर्ट में एसपी बोल रहे हैं, वो जियोमेट्री कंटेन करता है। तो अब बताओ मेरे को, आप खाली कहाँ पर है जगह अभी? तो जगह खाली है इस एल प्राइम के जस्ट सामने वाला, यही जगह खाली है। तो बताओ आएगा वो तो खाली जगह में ही आएगा ना। तो आपका जब जो आपका लिगेंड और है, जैसे कि मैं एल आई लिख रहा हूँ, इनकमिंग लिगेंड लिख देता हूँ, तो वो एल आई तो जहां से लिगेंड निकला था वहीं से आपका जो है एल आई जुड़ रहा है। तो बताओ उसकी स्टेरियोकेमिस्ट्री चेंज हुई क्या? नहीं हुई। तो जब स्टेरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे में क्या होगा, आपका रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। लेकिन जब आपका लो ट्रांस इफेक्ट वाला एल प्राइम लिगेंड है तो वहां पर डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जियोमेट्री एग्जिस्ट करता है। मतलब इन लोग तितिर बितिर हो जाते हैं कि कौन एल कहाँ गया, कौन एल कहाँ गया, अरे कहाँ 72 डिग्री 75 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये सब मेंटेन करो। और उस चक्कर में ये जो आपका पहले जो एल लिगेंड था जो निकला है, उसका जो खाली जगह चेंज हो जाता है। और जब खाली जगह चेंज हो जाता है तो दैट इज आपका जो इनकमिंग लिगेंड आएगा तो वो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन जियोमेट्री लेकर के आएगा। दैट इज जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसकी स्टेरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, और इसको क्या बोलोगे आप, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। समझ आ रहा है क्या भाई? अरे क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आएगा आपको, कोऑर्डिनेशन में बहुत जगह काम आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको ऐसे ही डिस्कस कर दिया, नहीं तो जनरली मैं इसको ट्रांस इफेक्ट में डिस्कस करता। इलेक्ट्रॉनिक एंड स्टेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक और स्टेरिक इफेक्ट क्या पड़ता है इसके ऊपर देखना। तो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म जो होता है ना, ये डिसोसिएटिव मैकेनिज्म वो कौन फेवर करता है, तो एक सिस्टम है D8 और एक सिस्टम है D10 और एक सिस्टम है D6। एक D8 वाला ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है और एक D8 वाला टेट्राहेड्रल है और D6 वाला ऑक्टाहेड्रल है। अगर ये तीन कॉम्प्लेक्स आपको दे दिए और आपको पूछ दिया कि बताओ तो किसमें डिसोसिएटिव मैकेनिज्म का रेट ज्यादा होगा, तो किसमें ज्यादा होगा, किसमें ज्यादा होगा भाई, D8 वाले में D10 वाले से ज्यादा होगा और D10 वाले में D6 से ज्यादा होगा। अरे समझ आ रहा है क्या? अब देखो जिसका स्टेरिक इफेक्ट क्या काम कर रहा है, अरे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वाला जो है वो सबसे कम रेट से डिसोसिएटिव मैकेनिज्म शो करेगा D6 ऑक्टाहेड्रल एज कंपेयर टू D10
tetrahedral and ditetrahedral is lower rate about substitution reaction via dissociative mechanism than D8 trigonal bipyramidal conditions. तो ये आपके ऐसी चीजें हैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम में जब वो आपको रेट वेट पूछ ले कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको हेल्प कर सकते हैं। क्लियर है? ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड स्टेरिक इफेक्ट और ये था आपका स्टेरियोकेमिस्ट्री एंड ट्रांस इफेक्ट। देखिए अब यहाँ पर in the dissociative mechanism an intermediate of reduced coordination number or more probably a solvent intermediate such as tetrahydrofuran is found। ये एक्चुअली मैं आपको यहाँ पर सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में उसको थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर दिया है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये जो है ना टेट्राहाइड्रोफ्यूरन डिसोसिएट आपको क्या किसको कर देता है, मतलब डायरेक्टली PR3 पहले नहीं डिसोसिएट, आई मीन जब डिसोसिएशन होता है ना तो वहां पर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल PR3 नहीं होता, उसके लिए क्या होता है तब पहले जो है टेट्राहाइड्रोफ्यूरन जुड़ जाता है PR3 के पहले। तो होता क्या है जैसे कि यहाँ पर देखो एक मेटल कार्बोनिल का कॉम्प्लेक्स है, उससे वो अगर उसको टेट्राहाइड्रोफ्यूरन के सॉल्वेंट में मैं यहाँ पर रख रहा हूँ उसको, ठीक है, तो होता क्या है कि जब ये डिसोसिएट होगा तो MCO5 बनेगा और MCO5 जब बनता है तो वहां पर आना तो दूसरे चीज को चाहिए था, लेकिन चूंकि वहां पर सॉल्वेंट में आपका टेट्राहाइड्रोफ्यूरन एज अ सॉल्वेंट यूज हुआ है तो बहुत सारे टेट्राहाइड्रोफ्यूरन का जो है वहां पर क्या है मॉलिक्यूल प्रेजेंट्स है। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरन भी तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है तो वहां पर ये जो है बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाता है, कोऑर्डिनेट हो जाता है और कोऑर्डिनेट होकर के टेट्राहाइड्रोफ्यूरन जो है ना मेटल के साथ जो है जुड़ जाता है। दैट इज कैसा इंटरमीडिएट बनता है, सॉल्वेटेड इंटरमीडिएट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सॉल्वेटेड इंटरमीडिएट। जैसे कि H2O किसी के चारों तरफ जुड़ जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, अरे सॉल्वेशन हो गया यार, यहाँ पर सोडियम आयन का सॉल्वेशन हो गया, सोडियम आयन को पूरा H2O लोग घोल के रख दिए। ठीक, वैसे ही यहाँ पर जो है सॉल्वेंट जो है जाकर के मेटल के साथ जुड़ गया, कोऑर्डिनेट हो गया, तो इसको बोलते हैं सॉल्वेटेड इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्यों, क्योंकि ये जो आपका टेट्राहाइड्रोफ्यूरन जो मेटल के साथ जुड़ा रहता है वो काफी वीक होता है और वीक होने के कारण जैसे ही ये जो है आपका फास्फीन के कांटेक्ट में आता है तो फास्फीन जो है इस टेट्राहाइड्रोफ्यूरन को रिप्लेस करके जनरली ये जो है आपका MCO5 PR3 बना लेता है। तो अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन अगर देखूं तो ये जो आपका मेटल कार्बोनिल का सिक्स्थ वाला आपका जो कार्बोनिल है वो रिप्लेस हो गया PR3 से। अब हमको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो है आपका टेट्राहाइड्रोफ्यूरन जो है एक इंटरमीडिएट दैट इज एक सिक्स्थ मेंबर्ड इंटरमीडिएट दैट इज सॉल्वेटेड इंटरमीडिएट आपको ऑब्जर्व होता है। तो सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है करके आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे इसी को मैं और अच्छे तरीके, क्योंकि यहाँ पर एसोसिएट हुआ है और इसको जब मैं आपको एसोसिएशन मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा ना तो वहाँ पर एसोसिएशन मैकेनिज्म में इतने अच्छे तरीके से हम इसको पढ़ेंगे कि सॉल्वेंट का सॉल्वेंट प्रेसिपिटेशन क्या होता है, सॉल्वेंट का कैसे वहाँ पर एसोसिएशन हो जाता है, वहाँ पर और अच्छे तरीके से इसको हम डिस्कस करेंगे। और ये जहाँ पर जो एम है ये आपका टेंडेंसी किसमें पाया जाता है, जहाँ मेटल जो है आपका 6 कार्बोनिल आपका हेक्सा कोऑर्डिनेटेड कार्बोनिल बनाता है, जैसे कि क्रोमियम, मोलिब्डेनम और अंडरस्टैंड दैट इज क्रोमियम ग्रुप का जो मेंबर है वो आपका जब हेक्सा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है तो उनका जब टेट्राहाइड्रोफ्यूरन के सॉल्वेंट में जब रिएक्शन कराया जाता है तो ये आपका इंटरमीडिएट ऑब्जर्व होता है। यहाँ पर देखो ये इन चीजों को जो मैं बोला उसी को लिख दिया हूँ कि सिंस टेट्राहाइड्रोफ्यूरन इज वीकली ओनली अ सिग्मा डोनर लिगेंड, तो वहाँ पर कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होती और बैक बॉन्डिंग नहीं होती तो वहाँ पर ये जो है आपका सिर्फ मिनिमाइज करता है आपका जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल, इट डोनेट्स इट्स एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू CO बाय बैक बॉन्डिंग। तो यहाँ पर वो सामने वाले के बैक बॉन्डिंग को बढ़ा देते हैं। हम पहले भी पढ़ रहे थे कि इनकमिंग जो अदर लिगेंड्स का क्या इफेक्ट पड़ता है बैक बॉन्डिंग में, तो कोई पीछे से आपका सपोर्टिंग लिगेंड है जो सिर्फ आपका सिग्मा डोनेशन का काम कर रहा है तो मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और वो सामने तरफ जो है और अच्छे तरीके से बैक बॉन्डिंग करता है। ठीक है, तो ये सभी चीजें मैं तो पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ।
तो इसके कारण जो आपका क्या होता है, जो आपका टेट्राहाइड्रोक्लोरीन के जस्ट सामने वाला ट्रांस वाला जो आपका मेटल कार्बोनिल बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और जैसे ये वाला ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो ऑब्वियसली उसका सामने वाला जो आपका मेटल टेट्राहाइड्रोक्लोरीन जो बॉन्ड है वो आपका बहुत वीक हो जाता है, जिसके कारण ये ब्रेक हो जाता है और फाइनली जो है PR3 जो है मेटल के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, और हम पूरा अगर रिएक्शन को अगर आपको एनालाइज करें तो हमको यही मिलता है कि एक कार्बोनिल का PR3 से सब्स्टिट्यूशन हुआ है। क्लियर है? तो यह था आपका सॉल्वेंट का इफेक्ट ऑन डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात करते हैं, कोई लिगेंड है जैसे कि एक लुईस बेस, लिगेंड लाइक अ लुईस बेस, जैसे कि हम बात करें ओलिफिन हो गया, एरिन्स हो गया, उसको ना थर्मली भी आप क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं मेटल कार्बोनिल से। क्यों? क्योंकि जैसे कि एक जो लुईस बेस लिगेंड होते हैं जैसे कि ओलिफिन, एरिन्स, जैसे कि आपका एसीटोनाइट्राइल, टेट्राहाइड्रोक्लोरीन, अभी तो पिछले एग्जांपल में आपको यही बता रहा था कि ये वीक बॉन्डिंग करता है, और आपका ये आपका ट्राइक्लोरो मीथेन, ठीक है, और नार बोरानाडाइन, एनबीडी जिसको बोलते हैं, सीओटी साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, साइक्लोऑक्टाडाइन, ये जो है ना ये आपका सीओ के रिमूवल को आपको ना वो करता है, मतलब बहुत आसानी से ये जो आपके लिगेंड है ये जो है एक प्रकार से अगर ये बोला जाए कि फैसिलिटेट करते हैं, मतलब इसके सीओ के रिमूवल को। और कैसे करते हैं? बाय स्टेबलाइजिंग द कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड इंटरमीडिएट बिफोर दे आर थिन सेल रिप्लेस। मतलब ये जो आपके सीओ को आगे एग्जांपल में आप देखोगे, सीओ को रिप्लेस करके ये खुद क्या कर लेते हैं, जुड़ जाते हैं। जैसे अभी पिछले एग्जांपल में वही तो हो रहा था कि टेट्राहाइड्रोक्लोरीन एक सीओ के जगह जाके जुड़ा, लेकिन खुद ऐसे जुड़ा कि खुद वीक बॉन्डिंग कर रहा था, तो कोई दूसरा आया तो फिर उसको रिप्लेस कर दिया। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो ये सीओ को निकालने का ही तो काम किया, इस सीओ के रिमूवल को वो और इंकरेज कर रहा है। ठीक है भाई? तो देखो जैसे कि एक एग्जांपल है, यहाँ पर FeCO5 है, आपका जो है आपका बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री जिसमें ट्राइगोनल मोशन पाया जाता है, कल हम डिस्कस कर रहे थे, वो आयरन का एक कॉम्प्लेक्स है। वहां पर COD साइक्लोऑक्टाडाइन, तो साइक्लोऑक्टाडाइन आगे मैं दिखाऊंगा इसको। आपको पता है कि साइक्लोऑक्टाडाइन में दो ठो आपका, इसके जब मैं लिगेंड पढ़ा रहा था वहां पर डिस्कस किए हैं कि दो ठो डबल बॉन्ड होते हैं और दोनों तरफ से जब ये जुड़ेगा eta2 और eta2 से, तो eta2 से आपका जैसे कि इसको मैं थोड़ा सा, आज का लेक्चर लंबा जाएगा, अभी थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। ठीक है, तो COD जैसे कि ये आपका डबल बॉन्ड, ये आपका डबल बॉन्ड, तो एक तरफ से ये eta2 से जुड़ेगा, ये एक तरफ से eta2 से जुड़ेगा। तो क्या करते हैं ये COD, इनके पास दो जगह आपके जो है eta2 से जुड़ने की टेंडेंसी होती है, तो ये ना पहले दो CO को रिप्लेस कर देते हैं, और दो CO को रिप्लेस करेंगे क्योंकि दो CO आपका, एक CO 2 इलेक्ट्रॉन, दो CO 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी 4 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन की जगह यहाँ पर CO को निकाल करके खुद जुड़ जाते हैं। लेकिन होता क्या है, अरे ये लोग खुद वीक होते हैं, जैसे COT, NBD, COD, CH3CN, PHF, इन लोग खुद वीक होते हैं, जुड़े तो सही, लेकिन जैसे ही कोई दूसरा लिगेंड आया, जैसे कि फास्फोरस का जैसे ट्राइक्लोरोफास्फिन आकर यहाँ पर आ गया, तो वो जो है खुद ये रिप्लेस हो जाते हैं COD से, आई मीन COD खुद रिप्लेस हो जाता है। और चूंकि फास्फोरस जो है आपका क्या बोलते हैं इसको, eta1 से जुड़ने की टेंडेंसी रखता है, दैट इज eta1। अगर हेपेसिटी को छोड़ो, अगर मैं बोलूं कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है ये, तो COD तो 4 इलेक्ट्रॉन देते थे, तो जब ये निकलेंगे तो इनको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, तो अब फाइनली 2 PCl3 से ये रिप्लेस हो गया। तो इन लोग तो सिर्फ दिखावे के लिए, और वो बोलते हैं ना कि और झगड़ा वगड़ा कोई कहीं हो रहा है तो और चलो थोड़ा सा फूट डालने जाते हैं, वो वाला काम कर दिया। CO को निकाला तो सही, तो ऑब्वियसली PCl3 को निकालना था, लेकिन ये COD लोग जो है इसको फैसिलिटेट करने की काम कर रहे हैं। क्लियर है भाई? तो ये आपका इफेक्ट होता है इस टाइप के सॉल्वेंट और लुईस बेस के। ठीक है,
अब यहाँ पर हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस की, जहाँ पर हम बात करेंगे क्रोमियम के हेक्सा कोऑर्डिनेटेड कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स की। देखो यहाँ पर मैं एक सॉल्वेंट लिया हूँ जिसमें एसिटो, आप ये बोल सकते हैं कि साइनोमेथेन, ठीक है, जिसमें ये जो आपका साइनोमेथेन एक प्रकार का सॉल्वेंट है, तो उसके प्रेजेंस में अगर हम इसको रिफ्लक्स करते हैं तो साइनाइड जो है आपका क्या होता है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो जब ये क्या करते हैं, 3 अगर यहाँ पर मैं लिया हूँ, 3 अगर इक्विवेलेंट इसका लेता हूँ तो ये 3 कार्बोनिल को रिप्लेस कर दिए, और 3 कार्बोनिल को रिप्लेस करके ये जो है ये कॉम्प्लेक्स बना लिए। समझ आया क्या? और मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों 3 निकालते हैं, और जब 3 निकालते हैं तो ये फेजियल कंडीशन में क्यों जुड़ते हैं। देखो यहाँ पर सभी NCMe 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 ये तीनों जो हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री के एंगल पर हैं, कोई वहाँ पर 180 डिग्री का नहीं है। या फिर ये बोल दो कि तीनों कार्बोनिल जो है कैसे हैं, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पर हैं, कोई ऐसा कार्बोनिल है जो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। समझ आ रहा है क्या अभी? तो होता क्या है, जब आप MECN दैट इज साइनोमेथेन अगर एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं तो वहां पर 3 MECN जो है हमेशा 3 CO को रिप्लेस कर देता है। 3 CO को रिप्लेस इसलिए करता है क्योंकि NCMe जैसे एक CO की जगह तो गया, और जैसे ही वो एक CO की जगह जाएगा तो फिर ये जो है सिर्फ क्या करता है, भर भर के इलेक्ट्रॉन देता है, सिर्फ सिग्मा डोनर होता है, तो इलेक्ट्रॉन दिए जा रहा है और मेटल के पास इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाती है। तो भैया कार्बोनिल तो बोलता है कि मेरे साथ तो मेटल का बैक बॉन्डिंग वाला नेचर है, तुमसे सिर्फ लेता है, मेरे को तो वो रिटर्न भी करता है। तो रिटर्न करता है दैट इज जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो भैया यहाँ से इसको इनकम हो रहा है। भैया जहाँ बोलते हैं ना कि कहीं से इनकम हो रहा है तो कहीं तो खर्च करोगे, तो ये CO की तरफ खर्च करता है, दैट इज यहाँ पर इसका जो है बॉन्डिंग जो है स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, और जब बॉन्डिंग स्ट्रेंथ बढ़ता है तो ये वाला CO जो है ना इसकी स्ट्रेंथ इतनी हो जाती है कि अब बताओ कोई MECN जो है मेरे को रिप्लेस करके बताए। समझ आया क्या? लेकिन होता क्या है कि अभी एक ही NaCl आया है, सपोज मान लो अभी यहाँ पर CO था, तो इन CO में तो दोनों का बराबर क्या है आपका स्ट्रेंथ है, क्योंकि दोनों सेम है। तो दोनों जब सेम है एक दूसरे के ट्रांस वाले, तो होता क्या है जब दूसरा MECN आता है तो ये एक CO बढ़ जाता है, और जैसे ही ये एक CO की जगह पर दूसरा NCMe आता है तो ये सामने वाले के बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर देता है। वैसे जब ये तीसरा वाला आएगा तो अपने सामने वाले का जो है बॉन्ड को क्या कर देता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। तो जब 3 जो आपके जुड़ जाते हैं तो ये तीनों के जुड़ने के कारण जो इनके सामने सामने वाले होते हैं वो इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि बोलते हैं कि अब हम तो नहीं निकलेंगे, और हम तो नहीं निकलेंगे दैट इज MECN जो है फर्दर 3 कार्बोनिल को रिप्लेस करने के बाद चौथे को रिप्लेस करने की क्षमता नहीं रखता, इसलिए क्या बनाता है, ये बनाता है। समझ आया क्या भाई? अरे क्लियर है? अब अगर हम आगे बढ़ें तो यही जो आपके NCMe हैं वो बोलते हैं कि भैया तुम आए तो कार्बोनिल बोलता है हमारे बीच की बॉन्डिंग को तो बढ़ा दिए, लेकिन हमारे बीच की बॉन्डिंग बढ़ गई तो हम तो हाई ट्रांस इफेक्ट शो करने लग गए, और हाई ट्रांस इफेक्ट शो करने लग गए मतलब तुम लोग सामने वाले को हम और कमजोर कर देंगे। भाई जो हेल्प कर रहा है उसी का, हमारे यहाँ यही ट्रेडिशन तो चलता है, जो और हेल्प करता है उसी की हम बुराई करना चालू कर देते हैं। तो वही है कि यहाँ पर ये जो है और वीक हो जाता है, और जैसे ही ये वीक होते हैं कोई दूसरा लिगेंड जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कर सकता है वो जैसे ही आता है तो ये तीनों NCMe को रिप्लेस कर देता है, और जब रिप्लेस कर देगा तो देखिए जब ट्राई फेनिल फास्फिन आता है तो तीनों NCMe रिप्लेस हो गए 3 ट्राई फेनिल फास्फिन से। लेकिन अगर हम इसको
नॉर्मल टेम्परेचर पर बेंजीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो बताओ बेंजीन जो है 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है क्या? तो ये ट्राइफेनोल्फास्फीन तो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए 3 लेना पड़ गया, क्योंकि भाई जितने यहाँ पर रिप्लेस होंगे उतने इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि ड्यूरिंग दी ऑल प्रोसेस यहाँ पर आप ये देखेंगे कि इसकी जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करने की टेंडेंसी है वो प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट मेंटेन होनी चाहिए। जितना इलेक्ट्रॉन वो रिएक्टेंट में था वही रिएक्टेंट इलेक्ट्रॉन जो है आपका प्रोडक्ट में भी मेंटेन होनी चाहिए, दैट इज तभी वो जो है आपका रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगा। तो देखो यहाँ पर 3 कार्बोनिल तो बचे हुए हैं और तीनों MECN को आपका बेंजीन जो है eta6 बॉन्डिंग के साथ eta6 कोऑर्डिनेशन के साथ तीनों MECN को रिप्लेस कर दिया और यहाँ पर ये 6 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराया, ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराया, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन और क्रोमियम के पास खुद 6 इलेक्ट्रॉन, 6 6 12 और 12 6 18। तो यहाँ पर भी 18 इलेक्ट्रॉन है और शुरू में तो 18 तो ये होता ही है, गिन लेना भैया, ये मेरी गारंटी है कि 18 इलेक्ट्रॉन होता है, कल इसे ही सब तो पढ़ रहे थे। अब बताओ मेरे को, ये लो, ये एक C7 7 कार्बन रखने वाला एक लिगेंड है और जब ये आपका जुड़ता है क्रोमियम के साथ तो यहाँ पर ये तीनों MECN को, ये जो आपका इंटरमीडिएट बना है उसको रिप्लेस कर देता है। कैसे? 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 6 इलेक्ट्रॉन को ये अपने इन्वॉल्व करता है, ये आपके 2 2 4 2 6 कार्बन के साथ ये आपका eta6 लिंकेज के साथ जुड़ता है और आपका यहाँ भी ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। अरे ये वो एग्जाम्पल है जो आपके एग्जाम में या तो आ गए हैं और जो नहीं आए हैं उन्हीं की अब ये बारी है। समझ आया क्या भाई? तो ये उस टाइप के क्रोमियम के हेक्सा कार्बोनिल के आपके कॉम्प्लेक्स हैं जिनमें आपका डिसोसिएशन मैकेनिज्म के थ्रू आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है और इनमें उस कंप्लीट डिसोसिएशन से पहले कुछ सॉल्वेंट का इफेक्ट भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़ें। देखो ये एग्जांपल आपका आएगा कभी दिन, इसमें अरे प्रोटॉन एनएमआर, कितने प्रोटॉन एनएमआर आएंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर ये अलग प्रोटॉन, यहाँ के अलग प्रोटॉन, तो इनका एक अलग ही क्या बोलते हैं उसको, वैल्यू है भी क्वेश्चन के मामले में। हम यहाँ भी आ सकते हैं, हम वहां भी आ सकते हैं, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये लीजिए, वो नार बोराडिन NBD वगैरह जो पढ़ रहे थे वही सब तो है। तो होता क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, जब ऐसे लोग दिखेंगे ना रिएक्शन कराते करते क्या करना, कौन कहाँ से इलेक्ट्रॉन दे सकता है यार? ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से eta2 करके जुड़ सकता है, ये लो ये जुड़ा है, यहाँ से जुड़ा है और ये eta2 से यहाँ से जुड़ा है, तो हमको करना क्या है, अरे 2 इलेक्ट्रॉन की जगह एक कार्बोनिल निकालो और 2 इलेक्ट्रॉन के बदले दूसरा कार्बोनिल निकालो, 2 कार्बोनिल को निकाल दो और उसके जगह में इसको इस तरह से जोड़ दो। समझ आया क्या? वैसे ही अब क्या करेगा, अरे इन लोग तो ऐसे इतना स्ट्रेन बल्कि ग्रुप लेकर के आ रहे हैं, इतने बड़े हैं, इतना कौन बढ़िया सा कार्बोनिल के साथ जुड़ा था, हल्का हल्का बढ़िया सा, हाथ पैर हल्का है और इतना मोटाई अगर हो जाएगा है तो बल्कि ग्रुप है तो ऐसा भारी भारी नहीं लगेगा, कहाँ से इनका बोझ उठा के चलते रहोगे? तो होता क्या है कि जैसे ही इनको अपना ऑप्शन मिलता है, अरे नहीं ये बल्कि को हटाओ रे, कोई आपका लाइट वाला जो आपका लिगेंड है वो आ रहा है, तो तुरंत ये रिप्लेस होते हैं और यहाँ पर eta2 के जगह में एक फास्फीन और दूसरे eta2 के जगह में दूसरा फास्फीन जो है आकर के जुड़ जाता है। तो ये भी आपका एक प्रकार का डिसोसिएटिव मैकेनिज्म का एक एग्जांपल है। समझ आया क्यों? क्योंकि डिसोसिएटिव इसको जुड़ने के लिए आपको कार्बन को यहाँ से निकलना पड़ेगा। क्लियर है भाई? वैसे ही अगर और दूसरे एग्जांपल्स की बात करें तो ध्यान देना, ये लोग COD का जो बात कर रहा था वहां पर मैं आपको टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया क्योंकि यहाँ पर देखिए इसको पहले ही मैं स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर चुका था कि अगर CrCO6 COD के साथ रिएक्शन करता है थर्मल कंडीशन में तो वहां पर ये जो CO जो है रिमूव हो जाते हैं 2 ठो। क्यों? क्योंकि कितने CO आपको रिमूव करने हैं, अरे जितने इलेक्ट्रॉन का वहां पर जुगाड़ हो रहा है उतने कार्बोनिल को वहां पर रिमूव कर दो। तो होता क्या है कि यहाँ पर COD 2 जगह से eta2 और eta2 से जुड़ सकता है
तो यहाँ पर 2 कार्बोनिल की जगह ये रिप्लेस होकर के ये CrCO4 COD के फॉर्म में जुड़ जाता है। समझ आया अभी? वैसे ही अगर हम बात करें CrCO6 का, अगर हम अमोनियम ब्रोमाइड, एक टेट्राएथाइल अमोनियम ब्रोमाइड का रिएक्शन कराते हैं तो वहां पर होता क्या है, ये एक CO6 का एक CO जो है रिप्लेस हो रहा है Br- से, ठीक है। और जैसे ये Br- जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन, अगर ये ऑक्सीडेशन स्टेट या न्यूट्रल एटम मेथड दोनों सेम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से अगर आप जाते हैं तो Br- भी सब लिगेंड जो है आपका लुईस बेस की तरह वर्क करते हैं, दैट इज आपका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। तो वहाँ पर Br जो भी है आपको उसे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराता है। बात ये हो जाती है कि Br जो है माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, क्रोमियम यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो Br माइनस होने के कारण इस पूरे कॉम्प्लेक्स में माइनस चार्ज ले लेता है, और इस माइनस चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से आपका अमोनियम आयन जो है उसके सराउंडिंग में काउंटर आयन की तरह जुड़ा रहता है। तो यहाँ भी देखें अगर, तो CO जो है रिप्लेस हो गया है ब्रोमीन से, तो इट इज काइंड ऑफ डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। क्लियर है? सभी जगह देख रहे होगे तो ऑलमोस्ट ये जो है थर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन प्रोसीड होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, जिसमें ये COD ये सब का रोल होता है। रिफ्लक्स का मतलब समझते हो ना, रिफ्लक्स लैब में कराते होगे, बड़ा सा ऐसे लंबा सा एक रिफ्लक्स वाला चेम्बर लेकर के उसको हीट करते हो ताकि वो रिफ्लक्स होते जाए और वो जो ऊपर आपके रिएक्टेंट जो जा रहे हैं वो फिर से कंडेंस होकर के नीचे आए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। DMPE एक प्रकार का एक लिगेंड है ये, ठीक है, जिसकी आपका डोनर साइड कितने होते हैं, 2 डोनर साइड होते हैं। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया हूँ, इसको मैं सामने अभी में रिप्रेजेंट करूंगा। तो DMP जो है 2 जगह से कोऑर्डिनेट हो सकता है, बाइडेंटेंट होता है, तो 2 CO को रिप्लेस कर देता है और 2 CO को रिप्लेस करके वहां पर ये जुड़ जाता है। आपको जोड़ना ऐसे है कि अगर बाइडेंटेंट लिगेंड है तो उन दोनों बाइडेंटेंट लिगेंड जो है एक दूसरे के हमेशा सीन होंगे, क्योंकि ये कभी ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि 2 बाइडेंटेंट लिगेंड जो है एक दूसरे के साथ ट्रांस कंडीशन में जुड़े। कैसे कंडीशन में जुड़ते हैं वो जुड़ते हैं आपके सीस कंडीशन में, ठीक है। धीरे धीरे बात करेंगे, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं कि DMP क्या होता है। तो देखो DMP जो है 1,2-bis डाइमेथाइल फास्फिनोएथेन होता है। ये लीजिए, यहाँ पर ये फास्फोरस के पास लोन पेयर होता है जिसको डोनेट कर सकता है, इस फास्फोरस के बाद भी लोन पेयर होता है जिसको डोनेट कर सकता है, दैट इज इट इज एक्ट एज अ बाइडेंटेड लिगेंड। और रिएक्शन की बात करें तो मेटल कार्बोनिल हेक्साकोऑर्डिनेटेड मेटल कार्बोनिल जब THF के साथ रिएक्शन करता है, तो जो मैं बता रहा था आपको वो लंबा चौड़ा जो वहां पर वर्ड में लिखा था उसको रिएक्शन से अगर मैं समझाऊं तो देखो टेट्राहाइड्रोक्लोरीन के पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, और लोन पेयर होता है तो ये जो है एक CO को रिप्लेस करके उसके साथ एक सॉल्वेटेड एक इंटरमीडिएट फॉर्म करता है। और इसी को तो बात कर रहा था कि ये इसकी सिर्फ सिग्मा डोनर होता है, एक्सेप्ट तो कर नहीं सकता, दैट इज पाई बॉन्डिंग तो कर नहीं सकता। तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाया, इधर बैक बॉन्डिंग को बढ़ा दिया, दैट इज ये बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, तो इन लोग हाई ट्रांस इफेक्ट शो करते हैं, खुद वीक हो जाते हैं, और वीक हो जाने के कारण जैसे ही कोई दूसरा आपका जैसे कि फास्फिन लिगेंड जैसे कुछ लिगेंड दूसरे जो अच्छे से इसके साथ बैक बॉन्डिंग कर सकते हैं, वो अगर आते हैं तो तुरंत इनको रिप्लेस करके फिर PPS3 सब्स्टिट्यूटेड आपका कॉम्प्लेक्स बन जाता है। क्लियर है? और ये रिएक्शन किनमें पाया जाता है, जनरली मेटल जब क्रोमियम और मॉलिब्डेनम हो, दैट इज क्रोमियम ग्रुप का मेंबर हो, तो ये रिएक्शन आने से शो करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और रिएक्शंस की बात करते हैं। सम रिएक्शंस ऑफ FeCO5 की आपका जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का जो आपका कार्बोनिल FeCO5 का रिएक्शन है वो कैसे होता है। आपको करना क्या है, देखो जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा साइक्लोऑक्टा या साइक्लोऑक्टेन मतलब आपके 8 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा सकता है, 2 ही इलेक्ट्रॉन तो डोनर है। तो करना क्या है, जब ये आए
तो आपको इसके बदले कितने CO निकाल सकते हो वो निकाल देना। तो ये तो सिर्फ एक ही CO को निकालने की क्षमता रखता है क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो ये क्या कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये बनाएगा। जब COD आया तो जैसे पहले भी रिएक्शन कर रहा था ना कि 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए 2 कार्बोनिल को निकाला था। कहाँ से, जब क्रोमियम CrCO6 के साथ रिएक्शन कराए थे। तो यहाँ भी जब COD आएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए 2 कार्बोनिल को निकाल देता है और ये आपका ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। वैसे ही अगर इसकी बात करें 1,3 ब्यूटाडाइन का, तो 1,3 ब्यूटाडाइन जब सिस कंडीशन में होता है, और ऑब्वियसली ये सिस कंडीशन में आपका यहाँ पर से बॉन्ड रोटेशन पाया जाता है। अगर ट्रांस भी होता है तो पहले वो सिस में कन्वर्ट होकर के यहाँ पर इस कंडीशन में ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे दिया, दैट इज 2 कार्बोनिल को रिप्लेस करके ये बना लेता है। क्लियर है भाई? अगर हम ध्यान दें कि अगर मैं इस मॉलिक्यूल के साथ इसको रिएक्शन कराता हूं तो ये जो है किस तरह से कैसी अपनी डेंसिटी शो कर सकता है। तो ध्यान देना, ये जो आपका डबल बॉन्डेड जोन है ना, एल्कीन वाला जो जोन है, जो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, वहां से ये eta2 लिंकेज, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर जुड़ने की टेंडेंसी रखता है। इसलिए ये सिर्फ एक कार्बोनिल को रिमूव करके यहाँ से आपका ये कंपाउंड बनाता है। वैसे ही अगर Br के साथ रिएक्शन करें, जैसे दैट इज Br2 है, तो Br2 तो भैया एक Br 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। अब कोई बोलेगा सर यहाँ पर ये कैसे जुड़ा है, Br2 लिख दिया है, लेकिन निकाला सिर्फ एक ही किसको है, एक ही कार्बोनिल को है। क्यों? क्योंकि Br अगर ऐसे जुड़ता तो वहां पर 2 कार्बोनिल को निकालना था, ठीक है। तो यहाँ पर Br2 जो है अपने लोन पेयर को यहाँ पर Br2 लिगेंड की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पर Br2 एक CO की जगह जाकर के जुड़ा, दैट इज ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। अच्छी बात क्या है कि आपको ये देखना है कि जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है उतना ही टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होना चाहिए। अगर एग्जांपल बताऊं तो 8 इलेक्ट्रॉन आयरन के पास और 10 इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल के कारण, तो 18, ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, तो यहाँ भी 18 होना चाहिए। 8 यहाँ से आयरन का, और आपका 4 दूनी 8 जो है इसका कार्बोनिल के कारण, और 2 यहाँ से इस साइक्लोऑक्टेन के कारण, तो 8 8 16 और 2 18, तो यहाँ भी 18, तो यहाँ भी 18 ही होगा। आप काउंट कर लेना, सभी में क्या होगा, 18 इलेक्ट्रॉन ही होगा। समझ आया क्या? किसी को डाउट यहाँ तक? बहुत बोलना पड़ रहा है आजकल, लेक्चर थोड़ा लंबा चल रहा है। किसी को डाउट भाई? जल्दी से रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स। हेलो हाँ हाँ सर, वो जब कार्बोनिल को रिप्लेस करता है, वो एक एग्जांपल था NeCN वाला, जिसमें 3 NeCN जो है 3 कार्बन को रिप्लेस करता था। तो उसमें मतलब उसका रेट क्या होगा सर? जैसे कि पहले एक ही बार में सभी तीनों को निकाल देगा, या फिर एक एक करके निकालेगा उसको? एक एक करके। तो फिर एक एक कर, तो फिर सर उसमें मतलब जैसे कि पहला कार्बोनिल निकाला और उसके बाद उस सेकंड को निकाला, तो उसमें रेट क्या होगा सर उसका? मतलब कौन सबसे फास्ट निकलेगा और कौन लेट से निकलेगा उसमें? देखो, वो रेट वेट आएगा ना, तो उस रेट को ना मैं थोड़ा आगे बताऊंगा। हाँ। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जो रेट हो जाएगा वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बैक बॉन्डिंग जो जिसके साथ, जैसे कि मेटल जो है, बैक बॉन्डिंग एक ही तो मेटल है और 6 कार्बोनिल है, तो बेचारा सबके साथ तो बैक बॉन्डिंग करेगा, तो भैया जितना क्षमता है उसको 6 लोगों के साथ बांटना पड़ेगा, ठीक है। अब समझना, अब एक NCMC आगे, मतलब कि एक ऐसा आ गया जो बैक बॉन्डिंग नहीं करता, तो वो बोलता है कि मैं बैक बॉन्डिंग नहीं करता, तो तुम अब जितना पावर है तुम्हारा 5 लोगों के साथ बांटो। तो ऑब्वियसली दूसरा कार्बोनिल जो जिसको रिप्लेस होने वाला है, वो पहले वाले जो जब कोई कार्बोनिल रिप्लेस नहीं हुआ था तो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गया उनके बीच, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए आपको ज्यादा तकलीफ रहेगा, दैट इज हाई एनर्जी लगेगा, ठीक। अब जैसे ही 2 लोग आ गए तो
तीसरा जो है, अब देखो वो पूरा बैक बॉन्डिंग को 4 लोगों के साथ बांटना पड़ेगा, किसको, मेटल को, तो और ज्यादा बैक बॉन्डिंग, और ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, तो और रेट कम हो जाएगा। समझ आया? यस सर। आगे पढ़ेंगे यार, ये सब आएगा, सब आएगा। ठीक है, चलो ओके सर। हाँ, अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इन डी मैकेनिज्म। अब इतना सारा फैक्टर पढ़ने के बाद और कुछ और फैक्टर्स हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। होता क्या है, यहाँ पर एक बहुत बढ़िया चीज मैं बता रहा हूँ कि जब कोई लिगेंड आ रहा है, एक हेक्सा कोऑर्डिनेटेड मेटल कार्बोनिल है, उसके साथ लिगेंड का हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे हैं। तो जैसे आप बात कर रहे थे कि पहला लिगेंड आया तो ये जुड़ गया, अब दूसरा जो है CO जाएगा तो दूसरा लिगेंड जुड़ा, तीसरा CO जाएगा तो तीसरा लिगेंड जुड़ा। तो होता क्या है यहाँ पर, ये एक कंडीशन होता है जब ये पूरे जितने लिगेंड हैं वो फेसियल कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज हो, दैट इज सभी लिगेंड के बीच जो है आपका सिंगल लिगेंड के बीच आपका 90 डिग्री का एंगल हो। लेकिन देखो यहाँ पर ये जो है ऐसा कंडीशन है जिसमें दो सेम लिगेंड जो है एक दूसरे के जस्ट अपोजिट 180 डिग्री पे हैं, जैसे कि कार्बोनिल को भी ले लो और दो लिगेंड को भी ले लो। तो यहाँ पर जब ये 180 डिग्री का कोई भी एक भी अगर सेम लिगेंड 180 डिग्री पर हो तो उसको बोलते हैं मेरिडियल कन्फिगरेशन, और ये होता है आपका फेसियल। तो यहाँ पर फेसियल का ज़्यादा बनने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा कि मेरिडियल का बनने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियसली फेसियल जो है मेरिडियल से ज़्यादा बनने की टेंडेंसी रखता है, और ये आपका जो मेरिडियल है वो तभी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनता है जब जो लिगेंड आ रहे हैं इनकमिंग लिगेंड वो आपका बल्की हो जाए, और बल्की हो जाए तो जब ये एकदम 90 डिग्री पर हो तो ज़्यादा रिपल्सन करे। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अरे हमारा रिपल्सन ज़्यादा हो रहा है तो चलो यार हम थोड़ा सा एंटी 180 डिग्री पर चले जाते हैं, थोड़ा दूरी बढ़ा लेते हैं ताकि आपका रिपल्सन कम हो जाए। तो उस कंडीशन में आपका जो है मेरिडियल कॉन्फ़िगरेशन बनने के, मेरिडियल फॉर्म में आइसोमर बनने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है, नहीं तो आपका फेसियल कॉन्फ़िगरेशन रखने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। ठीक है, इन्हीं को मैं थोड़ा सा देख लो, यहाँ पर नोटे हो आपको मेंशन कर दिया हूँ कि फास्फीन डू नॉट रिप्लेस ऑल दी कार्बोनिल्स इन कॉम्प्लेक्स इवन विथ अ स्मॉल फास्फीन। मतलब अगर छोटा फास्फीन भी लेते हैं जिनमें ज़्यादा क्राउडिंग ना हो, ज़्यादा रिपल्शन ना हो, तो वो लोग भी पूरे 6 के 6 कार्बोनिल को रिप्लेस नहीं कर सकते। और इसका कारण मैं आपको पहले शुरू से ही बता रहा हूँ कि जैसे ही कोई लिगेंड अगर यहाँ पर आ रहा है तो सामने तरफ बैक बॉन्डिंग को बढ़ा रहा है, ठीक है, और सामने तरफ जब बैक बॉन्डिंग को बढ़ाता है तो वो जो है वो वाला बॉन्ड नहीं टूटना चाहता। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ केस को किसके साथ देख रहे हैं, फास्फीन के साथ। तो फास्फीन के साथ अगर केस देखा जाता है तो ये फास्फीन जो है सिर्फ 3 लिगेंड को वो रिप्लेस कर सकता है, 3 कार्बोनिल को रिप्लेस कर पाता है एज कंपेयर टू ऑल कार्बोनिल्स। ठीक है, तो 6 के 6 को रिप्लेस नहीं कर सकता। ये केस किसके साथ बता रहा हूँ मैं, आपके कार्बोनिल के फास्फीन के साथ बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर ये सभी को नहीं कर सकता तो कितने को कर पाएगा, तो ऑब्वियसली ये जो है आपका 3 कार्बोनिल मतलब फेसियल तक ही ये प्रोसीड कर सकता है। अगर कोई जैसे कि मोलिब्डेनम कार्बोनिल है आपका हेक्साकोऑर्डिनेटेड, वो एकदम रेयरली प्रोसीड होता है। वो भी कहाँ तक प्रोसीड होता है, वो फेसियल MoCO3L3 दैट इज 3 CO बस रिप्लेस हो है और इससे आगे रिप्लेस नहीं कर सकता। ये जो होता है आपका दिस इज इन अ पार्ट बिकॉज द फॉस्फीन आर मच मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग देन द कार्बोनिल दे रिप्लेस। डिस्कस पहले ही कर चुके हैं, हम बार बार वही चीज कर रहे हैं कि उतनी पावर नहीं होती उसके पास जितना कार्बोनिल के पास होता है। तो ये सिर्फ डोनेट करते हैं इधर से इलेक्ट्रॉन और उसका फायदा सामने वाले CO को हो जाता है और उसकी बैक बॉन्डिंग बढ़ जाती है, तो आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है जिसके कारण वो रिप्लेस नहीं हो पाते आसानी से। ठीक है, द रिमेनिंग CO therefore benefits for the increased back donation and or more tightly held। मतलब बैक बॉन्डिंग से आपका यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। यही सब समझाया हूँ, उन्हीं चीजों को मैं मेंशन कर रहा हूँ। आप कॉपी पेन लेके बैठा करें, जो चीज मैं यहाँ पर मेंशन नहीं करता उन चीजों को आप लिख लिया करें जो मैं बोलता हूँ। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये बोला जाए तो द फेसियल स्टीरियोकेमिस्ट्री इज प्रीफर्ड इलेक्ट्रॉनिक टू द मेरिडियल अरेंजमेंट because CO has higher trans effect than PR3 and substitution then the substitution trans to CO continues until no trans
NCO CO ग्रुप आर लेफ्ट। मतलब कब तक आपका रिप्लेसमेंट होता है, जब तक दो अपोजिट CO प्रेजेंट हो। जैसे कि यहाँ पर पहला वाला आपका ये हो गया, रिप्लेस हो गया, तो ये वाला अब नहीं होगा, रिप्लेस नहीं होगा। कौन होगा? अभी भी दो अपोजिट CO बचे हैं, तो एक CO अभी फिर से रिप्लेस हो सकता है। तो चलो ये हो गया, तो अब इसके सामने वाला CO नहीं होगा। ठीक है, अब कौन बचा? दो CO और बचे हैं एक दूसरे के अपोजिट वाले। तो तब तक आपका रिप्लेसमेंट होता है जब तक दो CO जो है एक दूसरे के साथ 180 डिग्री के साथ प्रेजेंट हो। जैसे ही यहाँ सब खत्म हो जाते हैं, जैसे तीसरे वाले में अब कोई ऐसा CO नहीं है जो एक दूसरे के साथ क्या हो, अपोजिट में जुड़े हो, तो वहां पर आपका रिप्लेसमेंट और आगे रुक जाता है। अब बोलेगा कोई कि इस मेरिडियल वाले में रिप्लेस होना चाहिए क्या सर? ना, यहाँ तो दोनों CO सेम है, अलग अलग है, मतलब 180 डिग्री पर है। यहाँ ये अरेंजमेंट इसलिए होता है, ये अरेंजमेंट तभी पॉसिबल जाता है, या ऐसा कंडीशन तभी जाता है जब ऐसा लिगेंड वहां पर जुड़े जो आपका बल्कि हो। जैसे कि ये PR3 है, R को आप एकदम से बड़ा सा साइक्लोऑक्टेन ले लो, ठीक है, या और कोई भी आपका ट्रायल एल्काइल ग्रुप ले लो आप, आइसोब्यूटाइल, ये सब। तो उस कंडीशन में स्टेरिकली हिंड्रेंस को कम करने के लिए वहां पर मेरिडियल अरेंजमेंट होता है। क्लियर है अभी? आगे बढ़ते हैं। और अगर बात करें फैक्टर्स की, बहुत लंबा लेक्चर है आज का, ठीक है। The rate of CO substitution in 6 coordinated metal carbonyls often decrease। कैसे डिक्रीज होता है? As more strongly basic ligand like phosphine and phosphite replace CO। जो आप पूछ रहे थे वही है कि जो रेट ऑफ CO का सब्स्टिट्यूशन है वो डिक्रीज होता है। कैसे? जब कोई मोर स्ट्रांगली बेसिक लिगेंड, मोर स्ट्रांगली बेसिक मतलब जो सिर्फ देने का काम करता है, उतना अच्छा लेने का काम नहीं करता, तो उस कंडीशन में रेट जो आप CO का सब्स्टिट्यूशन का है वो डिक्रीज हो जाता है। विथ बल्कि फॉस्फीन लिगेंड फर्दर सब्स्टिट्यूशन में बी थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल बिकॉज ऑफ द लिगेंड क्राउडिंग। और जब बल्कि फॉस्फीन अगर आपको यूज होता है तो इतना कम हो जाता है रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कि वो थर्मोडायनेमिकली फेवर ही नहीं करता, और लिगेंड क्राउडिंग के कारण वहां पर ये सब्स्टिट्यूशन रुक जाता है। When phosphine ligand act as a strong sigma donor and poorer pi acceptor, that is a net donor ligand। वही तो बोल रहा हूँ कि बेचारा सिर्फ देने का काम कर रहा है, लेने का काम नहीं कर पा रहा है, दैट इज पूरर पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, तो वहां पर हम ये बोलेंगे कि ये सिर्फ डोनेशन का काम कर रहा है। अल्टीमेटली देखा जाए तो उस कंडीशन में जो CO लिगेंड रिप्लेस हो रहा है, दैट इज पाई एक्सेप्टर लिगेंड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल पर इंक्रीज हो जाती है। जो मैं आपको बता रहा था, बार बार समझा रहा था, वही चीजों को यहाँ पर मेंशन किया है मैंने वर्डों में, ठीक है। ऑन द मेटल and the remaining CO ligand bind more tightly, that is back bonding increases, therefore reduce the rate of CO dissociative substitution। The donor ability of the phosphine and phosphite follow the order। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ऑर्डर को डिस्कस कर लेते हैं कि ये जब कौन सा फॉस्फीन होगा तो इसका डोनेशन पावर ज्यादा होगा। देखिए PPF3, POAR3 और POR3, PAR3 एरोमेटिक है, और ये PR3, इनमें जो है PR3 का डोनेशन पावर सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। दैट इज ये सामने वाले CO के साथ और बैक बॉन्डिंग को बढ़ा देंगे तो वहां पर CO के रेट को, सब्स्टिट्यूशन के रेट को और कम कर देंगे। समझ आया क्या भाई? तो देखेंगे अगर, तो यहाँ पर R जो है सिर्फ प्लस आई इफेक्ट डालता है, तो इसका सिग्मा डोनेशन पावर बढ़ रहा है। वैसे ही अगर इधर लास्ट देखें PF3, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, माइनस आई इफेक्ट डाल रहा है, इसलिए इसका सिग्मा डोनेशन पावर कम है। तो मैं तो इन सबको पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि किसकी सिग्मा डोनरेबिलिटी हाई होगी, किसकी सिग्मा डोनरेबिलिटी कम होगी। समझ आ रहा है क्या भाई? ठीक है। तो जितना ज्यादा सिग्मा डोनेशन एबिलिटी बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा सामने वाला CO का बैक बॉन्डिंग बढ़ेगा, और जितना ज्यादा CO का बैक बॉन्डिंग बढ़ेगा उतना ही आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट जो है डिक्रीज होगा।
सब्स्टिट्यूशन ऑफ रेट का डिक्रीज होगा। तो मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लिख दूं क्या कि रेट ऑफ CO substitution is inversely proportional to the sigma donation of ligand. Sigma donation of only sigma donor ligand. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और फैक्टर्स की अगर बात करें तो देखिए डिसोसिएशन ऑफ लिगेंड इज एक्सिलरेटेड। अब हम डिक्रीज तो देख लिए, अब हम बात करेंगे एक्सिलरेटेड फॉर बल्की लिगेंड विथ इंक्रीज्ड कोन एंगल। जैसे कि अगर इसको समझने की कोशिश करें, एग्जांपल अगर लें तो फॉर एग्जांपल द NiPr34 विथ कोन एंगल 180 डिग्री इज स्लाइटली डिसोसिएटेड, मतलब उतना आसानी से डिसोसिएट नहीं होता, लेकिन द कॉम्प्लेक्स ऑफ निकिल P टर्सरी ब्यूटाइल, देखो यहाँ पर ये जो R है ना, ये R को अब छोटा ना लेकर के बल्कि R ले लिया, ये टर्सरी ब्यूटाइल को ले लिया, तो इतना बल्कि हो जाता है कि बेचारा निकिल उसको झेल नहीं पा रहा है। तो जब झेल नहीं पा रहा है तो इनके बीच रिपल्सन होने के कारण इनका कोन एंगल क्या हो जाता है 182 डिग्री, और ये जो है आसानी से डिसोसिएट हो जाते हैं, बहुत जल्दी ये टूट जाते हैं। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं द लिगेंड ट्राई टर्सरी ब्यूटाइल phosphine is so bulky that the 14 electron complex PT P tertiary butyl 3,2 can isolate it। ये आएगा क्वेश्चन, कहीं आए चाहे ना आए, मेरे टेस्ट में जरूर आएगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन है जिसका आपका क्या बोलोगे आप कि ये जो है 16 इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं कर रहा है, ये कितना फॉलो कर रहा है 14 इलेक्ट्रॉन, और 14 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी ये जो है आइसोलेटेड है, दैट इज इसको अगर आप आइसोलेट कर पाए दैट इज ये एग्जिस्ट करता है। और ये क्यों ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि अगर इसको मैं 16 या 18 इलेक्ट्रॉन का लेके जाता हूँ, क्योंकि प्लैटिनम जो है 16 इलेक्ट्रॉन स्क्वायर में कॉम्प्लेक्स बनाता है करके, तो ये इतना बल्कि है ब्यूटाइल टर्सरी ब्यूटाइल कि इनका कोन एंगल काफी बढ़ जाता है, रिपल्सन काफी बढ़ जाता है, और वो जो है आसानी से डिसोसिएट होकर के 14 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं। समझ आया क्या? तो इसको आप अलग से नोट करके लिखेंगे कि बताओ ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो ना करते हुए भी आइसोलेट किया गया है। देखिए भाई, let us discuss the substitution reaction of nickel tetracarbonyl complex। निकल के यहाँ पर जो टेट्राकार्बोनिल जो आपके स्क्वायर कॉम्प्लेक्स है उनका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जब एक लिगेंड जो है CO को रिप्लेस कर रहा है तो ये NiCO3L, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कंप्लीट डिसोसिएशन हो जा रहा है निकल का, CO जो है कंप्लीट आपके चारों के चारों जो है कार्बोनिल लिगेंड से सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं, और जहाँ पर L जो है वो जो आपके लिगेंड जो आप रिप्लेस कर रहे हैं वो क्या होने चाहिए, फास्फीन या फास्फाइड्स। ठीक है, वैसे अगर आगे बढ़ते हैं, on moving forward to the reaction, the rate of reaction will be decreased, the two ligands are readily replaced to form nickel CO2L2, but the last two are much less reactive। obviously बाइक बॉन्डिंग इतना बढ़ जाएगा क्योंकि उतना आसान नहीं होगा सामने वाले को और आगे रिप्लेस करना, लेकिन हाँ यहाँ पर इनमें रिप्लेसमेंट पाई जाती है। हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डिक्रीज बट रिएक्शन कैन बी प्रोसीड। अगर और बात करें Fe की रिएक्शंस की, तो ये FeCO5 का थोड़ा डिफरेंट टाइप का रिएक्शन यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखाया गया है। सबसे पहले यहाँ पर लिगेंड नहीं आ रहे हैं बल्कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे
तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ऐड हो जाता है, दैट इज आयरन जो है रिड्यूस हो जाता है और यहाँ पर ये 18 इलेक्ट्रॉन से 19 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है और 19 इलेक्ट्रॉन में जब ये कन्वर्ट होगा तो वहाँ पर फर्दर ये रिएक्टिव हो जाता है और रिएक्टिव होकर के ये CO को रिमूव करके यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आप काम कम कर दीजिए तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 कम कर दोगे तो 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए जब इस कंडीशन में आने के बाद लिगेंड जो है इससे जुड़ जाता है और फिर से फर्दर पेंटा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेता है। अब अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर ये अभी बना क्या है, ये एक 19 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बना है जिसमें एक CO जो है दूसरे लिगेंड से रिप्लेस हो गया। अब होता क्या है, दूसरा वाला FeCO5 यहाँ पर आता है और वो दूसरा वाला FeCO5 जो ये इलेक्ट्रॉन ये जो आपके यहाँ पर इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए प्रोवाइड कराया जाता है, उस इलेक्ट्रॉन को ये FeCO5 फर्दर ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस सोर्स का काम कर देता है और इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है और ये फिर FeCO5 माइनस जो कि यहाँ पर 19 इलेक्ट्रॉन वाला बना रहता है वैसे बना लेता है और फाइनली यहाँ पर क्या छोड़ देता है, FeCO4L और यहाँ पर ये जो है 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहे हैं। तो पूरा अगर मैं इस रिएक्शन को एनालाइज करूँ तो मिला क्या मेरे को, यहाँ पर एक कार्बोनिल जो है लिगेंड से रिप्लेस हो गया, ये भी 18 था और ये भी 18 था, उस बीच में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन दैट इज इलेक्ट्रॉन रिडक्शन रिएक्शंस के थ्रू भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया। ठीक है, चलिए कुछ और रिएक्शन देख लेते हैं, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, अब कुछ रिएक्शंस और बच गए हैं। अगर और आगे रिएक्शंस की बात करें तो यहाँ पर देखिए IR4CO12 जिसमें 6 मेटल बॉन्ड पढ़ाया था, उसमें देखा गया कि जब ये 2PPS3 रिएक्शन आई मीन ट्राइफेनिल फॉस्फेट के साथ रिएक्शन किया गया तो ये 2 Fe कार्बोनिल को रिप्लेस करके यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रोसीड करता है। ठीक है, वैसे अगर बात करें FeCO5 की तो आपका ट्राइफेनिल फॉस्फेट जो है एक CO को रिप्लेस करके आपका सब्स्टिट्यूटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है। फर्दर आप PPS3 को अगर आप रिप्लेस करते हैं तो ये आपका ApCO3 PPS3 ट्वाइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप ये अब इतना आसान हो गया है कि इन सभी चीज़ों को आप देख के जान सकते हैं कि these are follows dissociative mechanism for the substitution reaction in metal carbonate। यहाँ पर निकिल जो है ट्राइफ्लोरोफॉस्फेट के साथ आपका रिएक्शन करके 2 कार्बोनिल को रिमूव कर देता है। ठीक है, वैसे अगर ये PR3 की अगर बात करें तो ये टंगस्टन का जो आपका हेक्सा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है वो 3, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्रोमियम वगैरह के साथ कि 3 को ये आपका रिप्लेस कर सकता है और जब 3 को रिप्लेस करेगा तो इसका अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, फेसियल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फेसियल कंडीशन में ये जो है आपका अरेंजमेंट ऑक्यूपाई करने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, वैसे अगर CrCO6 की बात करें और उसको NO ग्रुप से अगर रिएक्शन कराएं तो वहां पर NO जो है 2 CO को रिप्लेस कर देता है और ये कॉम्प्लेक्स आपका बनाता है। बात यहाँ पर ये आनी चाहिए कि यहाँ पर बताओ कि NO जो है किस फॉर्म में जुड़ रहा है, दैट इज जब ये आपका रिएक्शन NO रिएक्शन कर रहा है क्रोमियम के CrCO6 के साथ तो वो जो है बेंड फॉर्म में है कि लीनियर फॉर्म में है। कौन बताएगा भाई, कौन बताएगा कि यहाँ पर लास्ट वाले एग्जांपल में NO जो है लीनियर फॉर्म में कोऑर्डिनेट होता है कि बेंड फॉर्म में? लीनियर से। इसमें लीनियर और क्यों? सर यहाँ 3 कार्बोनिल निकल रहे हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, और 6 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो NO जब लीनियर फॉर्म में होगा दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेगा तो 3 कार्बोनिल को निकाल पाएगा, है ना? गुड, दैट इज इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ फॉलोज 18 इलेक्ट्रॉन रूल। दैट इज जो रिएक्टेंट जितना इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन आपका प्रोडक्ट भी कंटेन करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। हाँ, ये उसी चीज यहाँ पर मैं मेंशन किया हूँ, 2 NO ligands always replace
3 carbonyl ligands. Some dissociative substitution reaction are accelerated by the using amines and metachloroperbenzoic acid (MCPBA). The metachloroperbenzoic acid oxidize the amine into oxides. तो चलो यहाँ पर कुछ रिएक्शन देख लेते हैं जो आपको डिसोसिएटिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसको एक्सीलरेट हो जाता है, दैट इज इंक्रीज कर देता है, दैट इज अ कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ठीक है, तो पहले होता क्या है, एमीन्स है और मेटाक्लोरोपर्बेंजोइक एसिड है। तो ये लो, ये एक एमीन्स है और एमीन्स मेटाक्लोरोपर्बेंजोइक एसिड के साथ जब रिएक्शन करता है तो ये आपका ऑक्सीडाइज कर देता है एमीन्स को और ऑक्सीजन जो है इस तरह से यहाँ पर आकर के जुड़ जाता है। वैसे ही आपका एक पायराडीन में लेकर के यहाँ पर दूसरा एक ट्राइएल्काइल एमीन लेते हैं तो वहाँ भी ये नाइट्रोजन जो है आपका ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, दैट इज MCPBA जो है वहाँ पर इस एमीन को ऑक्सीडाइज कर देता है। अब होता क्या है, ये ऑक्सीडाइज जो एमीन है वो आपका रिएक्शन करता है मेटल के साथ। तो ध्यान देना, तो ये जो आपका एमीन ऑक्साइड है वो अटैक करता है कार्बन ऑक्सीओ लिगेंड। और देखिए इसको मैं यहाँ पर मेंशन किया हूँ, ये आपका ऑक्सीडाइज्ड आपका एमीन है, ठीक है, और यहाँ पर ये माइनस है। और आप सबको पता होगा कि कार्बोनिल का कार्बन जो है आपका एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो यहाँ पर जैसे ही ये अटैक करेगा इधर, वो आपका ये वाला जो है, ये वाला बॉन्ड जो है मेटल की तरफ शिफ्ट हो जाता है और मेटल की तरफ जब शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन माइनस यहाँ से जुड़ जाएगा। तो देखो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन लिंकेज हो गया और ये आप मेटल पर माइनस चार्ज आ गया। ठीक है, अब होता क्या है, ये जब आपका नाइट्रोजन वाला जो है आपका ऑक्सीजन जो है वो कंडीशन जब ऐसा हो कि CO2 निकलने की जब टेंडेंसी आती है तो CO2 गैस आर हाईली स्टेबल और स्टेबल होने के कारण जब पॉसिबिलिटी हो कि CO2 गैस निकले इस रिएक्शन से तो वहां पर डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो जाता है और CO2 गैस बाहर निकल जाती है। तो उस कंडीशन में ना ये आपका जो है CO2 देखो यहाँ से ये वाला बॉन्ड ये आपका इधर आएगा तो इसमें माइनस, और ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर ये ऑक्सीजन जो है ये वाला बॉन्ड जो है आपका ये पूरा शिफ्ट होकर के यहाँ पर आएगा तो आपका यहाँ पर ये लिंकेज और यहाँ पर ये लिंकेज, मतलब CO2 बाहर हुआ और मेटल के साथ सीधा ये एमीन जाकर के जुड़ गया। तो फाइनली अगर मैं ये बोलूँ कि सीधा एमीन का रिएक्शन करा देते हैं मेटल के साथ तो वहां पर ये जो है आपका जुड़ जाता है, ये मतलब मेटल जो है आसानी से मेटल के साथ ये एमीन जुड़ जाता। लेकिन मेटाक्लोरोपर्बेंजोइक एसिड के साथ जब रिएक्शन कराया गया तो इनके रेट में जो है इंक्रीज, मतलब हायर रेट आपको जो है हाई स्पीड आपके बोल सकते हैं रेट जो है बढ़ा हुआ मिला आपको। तो MCPBA कर क्या रहा था, इसको ऑक्सीडाइज कर रहा था एमीन्स को और फिर फर्दर ये जो है ऑक्सीडाइज करने के कारण ऑक्सीजन की जो है न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गई और न्यूक्लियोफिलिसिटी जब ऑक्सीजन की बढ़ जाती है तो वहां पर ये आसानी से अटैक करता है कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर। क्लियर है। अब होता क्या है, ये फर्दर रिएक्शन करते हैं, ये जो आपका एमीन जुड़ गया मेटल के साथ वो फर्दर रिएक्शन करते हैं विद द इनकमिंग लिगेंड, जैसे कि आपका फास्फीन हो गया या और कोई भी आपका लिगेंड जो इनकमिंग लिगेंड है, तो वहां पर ये एमीन्स जो हैं रिप्लेस हो जाते हैं, ये NMe3 रिप्लेस हो गए फास्फीन के साथ और आपका फास्फीन सब्स्टिट्यूटेड आपका मेटल कार्बोनिक्स या मेटल कॉम्प्लेक्स ऑब्टेन हो जाता है। तो ये भी एक प्रकार का आपका डिसोसिएटिव मैकेनिज्म का एग्जांपल है। चलिए अब बात करता हूँ लास्ट टॉपिक आज का, फोटोकेमिकल सब्स्टिट्यूशन। फोटोकेमिकल सब्स्टिट्यूशन को मैं और पहले भी डिस्कस किया, जैसे कि रिफ्लक्स करो रे, CO को निकालो बाहर और बाकी जो लिगेंड्स हैं जैसे कि COD है, COT है, नारबोराडाइन है, उनको आप ऐड करो करके, तो वही सब है फोटोकेमिकल सब्स्टिट्यूशन की बात है। वहां पर गर्म कर रहे थे, थर्मल रिएक्शन हो रहा था, यहाँ पर फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी। तो होता क्या है, फोटोकेमिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ CO यूजुअली लीड्स इन द फॉर्मेशन ऑफ monosubstituted because photochemical excitation of metal carbonyls with the coordination sphere of mixed substituent causes the dissociation of ligand which is the most labile, most weakly bonded in the ground state। अरे होता कुछ नहीं है, इन सभी को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, टेट्राहाइड्रोक्लोरिन, MECN और आपका एल्कीन और आपका एरोमेटिक रिंग वगैरह जो होते हैं जो आपके सिर्फ बेस की तरह काम करते हैं,
बैक बॉन्डिंग ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं कर पाते, उन लोग जो है रिप्लेस हो जाते हैं। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर WCO6 फास्फीन के साथ रिएक्शन करता है अगर फोटोकेमिकल कंडीशन में, तो वो जो है आपका CO को रिप्लेस कर देता है, फास्फीन जो है, और एक CO को बाहर करके उसका जगह ले लेता है। वैसे अगर टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन को अगर फोटोकेमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व करते हैं तो वहाँ पर CO जो है रिप्लेस हो जाता है THF से, और फर्दर अगर और आप प्रोवाइड करते हैं फास्फीन, तो चूंकि THF और मेटल का जो है बॉन्डिंग है वो वीक होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन जो ओनली सिग्मा बॉन्डिंग का काम करता है, इसलिए फास्फीन के साथ कांटेक्ट में आने पर ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन रिमूव हो जाता है और अल्टीमेटली फास्फीन जो है सब्स्टिट्यूटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। इसको बोलते हैं सॉल्वेटेड इंटरमीडिएट। देखिए वैसे ही अगर बात करें ApCO5 सिस साइक्लोऑक्टेन, इस रिएक्शन को पहले भी हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर ये जो है आपका एक CO को रिप्लेस करके ये आपका कॉम्प्लेक्स बना देता है। फिर से अगर कोई दूसरा आपका सिस ऑक्टेन आया तो फिर एक CO को बाहर करके ये जो है आपका CO3Fe आपको साइक्लोऑक्टेन के साथ जुड़ करके ईटा 2 कंडीशन में जुड़ जाता है और आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि काफी बड़ा लिगेंड है, स्टेरिक इंडेक्स काम करता है, अपोजिट डायरेक्शन में ये दो तो जुड़े रहते हैं। लास्ट अगर बात करें तो कुछ सब्स्टिट्यूटेड कार्बोनिल जो आपकी हेप्टिसिटी में चेंजेस करते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन के, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर देखो 18 इलेक्ट्रॉन रूल पर काउंट करो कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल ये फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो ध्यान देना यहाँ पर मेटल का 7, कार्बोनिल का 10 और यहाँ से ईटा 1 कंडीशन में है तो ईटा 1 कंडीशन में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। होता क्या है, जब ये फोटोकेमिकल रिएक्शन करता है, ये रिएक्शन आपका उसमें आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक है। ये फोटोकेमिकल रिएक्शन आपके कहीं ना कहीं एक स्टेप में पूछ सकता है और ये ऐसी आपकी जरूरी ऐसे क्वेश्चन है जो आपको बनेंगे क्योंकि इसमें हेप्टिसिटी में चेंजेस आता है। तो होता क्या है, जब इनको फोटोकेमिकल रिएक्शन से इन्वॉल्व किया जाता है तो ऑब्वियसली गर्म करोगे तो या उसको एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो वहाँ तो एंट्रोपी बढ़ेगी, तो एंट्रोपी बढ़ेगी तो होता क्या है कि CO जो है ना रिमूव हो जाता है। और CO का एक CO क्यों रिमूव होता है, क्योंकि इसको तो एक CO रिमूव होने से इसको 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, तो अगर कोई इसको 2 इलेक्ट्रॉन अगर कोई यहीं पर देने वाला मिल जाए तो वो आसानी से CO बाहर कर सकता है। तो देखो ये ईटा 1 में से जुड़ा हुआ है, ये ईटा 1 लिंकेज है और ये ईटा 1 लिंकेज जब अब यहीं पर देखो यहाँ पर ये जो है ईटा 3 में कन्वर्ट हो गया, तो ईटा 3 में कन्वर्ट हो गया तो इससे इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिला, मैग्नीज से 7, ठीक है, और आपका कार्बोनिल से 8, तो 7 3 10 और 18, तो अभी भी आपका जो है 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है, अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है। तो इसके CO के निकलने से इसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, ये अभी भी ये इनको फॉलो कर रहा है। लेकिन हाँ, एक ऐसा फोटोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें हेप्टिसिटी जो है ईटा 1 से ईटा 3 चेंज हो गई। क्लियर है। और दूसरा अगर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये जो है ईटा 3 से जुड़ा हुआ है, 8 इलेक्ट्रॉन कोनिक कितना होता है कार्बोनिल कोबाल्ट का 9, और यहाँ पर इसके कारण 6, 9 6 15 और 15 और 3 18। लेकिन जब ये फोटोकेमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये पूरा ईटा 3 से ईटा 5 में कन्वर्ट हो जाता है, और ईटा 5 में जब ये कन्वर्ट होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन आप ये खुद और एक्स्ट्रा देने लग गया, तो एक CO को बाहर कर देता है और एंट्रोपी बढ़ जाती है। यहाँ पर एक CO बाहर हुआ, ये माइनस CO यहाँ पर दिखाए हूँ, क्योंकि जहाँ भी एक CO बाहर हुआ है तो एंट्रोपी बढ़ रही है, ठीक है। और ऑब्वियसली रिएक्शन कभी प्रोसीड होता है तो जब इसमें एंट्रोपी बढ़ती है तो थर्मोडायनेमिक्स उसको फेवर करता है, ठीक है। एक एग्जांपल और अगर देखें तो ध्यान देना, यहाँ पर ये इसका 18 इलेक्ट्रॉन अगर काउंट करोगे तो टंगस्टन में 18 इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन तो टंगस्टन का, इधर से कितना ईटा 5 5 इलेक्ट्रॉन, और 5 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर 6 5 11 हो गए, 2 यहाँ से 13 और 2 15, और यहाँ से 1 कितना, तो देखो क्रोमियम 6 और ये 7 और 3 10 और 1 11 और 5 16, तो ये 16 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। अरे टेट्रा कोऑर्डिनेटेड तो है, ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। लेकिन जब इस टेम्परेचर आपको जो थर्मल कंडीशन प्रोवाइड कराया जाता है तो ये जो है
CO को, एक CO को निकाल देता है, क्योंकि ये eta1 जो है अब eta3 से जुड़ जाता है, और eta3 से जुड़ जाता है तो अभी भी ये 16 को फॉलो कर रहा होगा। चेक कर लीजिए, यहाँ पर आपके टंगस्टन का 6 और 5 इधर का, 6 5 11, 11 और 3 14, और 14 और 2 16। तो जो इलेक्ट्रॉन ये रिएक्टेंट में था वो अभी भी प्रोडक्ट में है। अब ये रिएक्शन थर्मल और फोटोकेमिकल है, तो ये CO जो है रिप्लेस हो रहे हैं, सॉरी CO का जो यहाँ पर रिमूवल हो रहा है। हाँ, यहाँ पर हेप्टिसिटी चेंज हो रही है, ये ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई दूसरा लिगेंड इसको सब्स्टिट्यूट नहीं किया। इसमें क्या हो रही है, सिर्फ हेप्टिसिटी eta1 से eta3, eta3 से eta5, तो कभी eta1 से eta3 जा रहा है। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है। ये था आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन। सभी जितने भी मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया है वो सभी मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, और जो जो चीज़ें मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ उन चीज़ों को आप आई होप कि नोट डाउन किए होंगे, क्योंकि सभी चीज़ों को यहाँ पर लिखना पॉसिबल नहीं है। सो फाइनली ये लेक्चर आपका ख़त्म होता है। थोड़ा लंबा लेक्चर था, थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन। किसी को कोई डाउट? सर 2 घंटा ज्यादा लगा था। एक्चुअली मेरा मकसद ये था कि मैं पूरा लेक्चर डिसोसिएटिव मैकेनिज्म को आपको कंप्लीट करा दूं,